ये भूलना तो है नहीं। हमने आपसे एक बात कही थी, अगर आप ध्यान दें, दोबारा रिकॉल करें। देखो कई बार जब क्वेश्चन पूछना हो ना, आपके पास वीडियो भी जाता है, तो पहले एक दो बार वीडियो देख लो, दोबारा चीजें और समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह के प्रश्न नहीं उठेंगे। ये प्रश्न तभी उठते हैं जब दोहराए नहीं जा रहे होते ढंग से, और आपकी दोहराने की ताकत तेज होनी चाहिए। ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, साउथ ज्योग्राफिकल पोल। हमने कहा था कि अगर यहां पर मैग्नेट है तो यहां पर अर्थ का साउथ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है। यह जो कंडीशन है रियल कंडीशन, रियल कंडीशन। लेकिन चूंकि जब हम पृथ्वी के ऊपर चुंबकीय सुई रखते हैं तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ इस तरफ आता है, चुंबकीय सुई का नॉर्थ इस तरफ आता है, तो हम पृथ्वी के वास्तविक चुंबकीय ध्रुव नहीं प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी के ऊपर चुंबकीय सुई जो प्रदर्शित करती है वो नाम यहां पर लिखते हैं। इसलिए लिख देते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और यहां लिख देते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल, राइट। तो यहां पर जो हमने आपको एक डायग्राम भी बना के दिया था, अगर देखोगे तो उस डायग्राम में यहां पर मैग्नेट बना था, उसके इधर S लिखा था, यहां N लिखा था, और जबकि ऊपर लिखा था नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और नीचे लिखा था साउथ। तो जो वास्तविकता है पृथ्वी की वह न प्रदर्शित करके उसे प्रदर्शित करते हैं कि जब हम कोई चुंबकीय सुई या मैग्नेट पृथ्वी की सतह पर रखें तो किस तरफ उसका नॉर्थ मैग्नेटिक, किस तरफ उसका साउथ मैग्नेटिक रुकता है, तो वह दिशा प्रदर्शित की जाती है। तो मैप में आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में दिखाया जाता है, राइट। तो आप समझेंगे कि वह किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक निडल को, मैग्नेटिक निडल को, मैग्नेटिक निडल के पोल को शो कर रहा है। तो जो सतह पर दिख रहा है उसे समझना आसान है। फिर जो सतह पर दिख रहा होगा मैग्नेटिक पोल निडल में, उसका उल्टा क्या है, उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो कई बार प्रदर्शन के लिए हमको कुछ मानक लेने पड़ते हैं, तो उसमें यह मानक स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। तो यही है। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। महादेव क्या करें क्वेश्चन में, मतलब बहुत डिस्टर्ब करते हो भगवान को तुम लोग। हाँ, सही सही टाइम पे डिस्टर्ब को नहीं, जरूरत के वक्त हेल्प करने नहीं आएंगे। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि मैं रविवार को रिवीजन किया तो जो प्रश्न की समस्या या प्रश्न समस्या है वो ये है, क्रस्ट ग्रेनाइट से, मेंटल बेसाल्ट से, तो कोर किससे, कोर आयरन और निकल्स, है ना। अब हम यहां पर जो कहा गया था सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक चट्टान मान ली है कि ग्रेनाइट, खास तौर पे वास्तव में ग्रेनाइट ऊपर नहीं होती, ग्रेनाइट नीचे होती है। ग्रेनाइट के ऊपर क्या होता है, रायोलाइट, और रायोलाइट के साथ क्या होता है, एंडेसाइट। आगे आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे और, राइट। लेकिन चूंकि ये ग्रेनाइट से ही, ग्रेनाइट जैसा ही होता है, इसलिए हम ग्रेनाइटिक बोल देते हैं। सीमा को जब हम कहते हैं तो इसकी रचना मिलती है बेसाल्ट से, ओके, यहां पर बेसाल्ट से। अब यहां पर मेंटल जरूरी नहीं है बेसाल्ट से हो, मेंटल किससे है, पेरिडोटाइट से, रॉक। इसके अलावा एक और खनिज है ओलिविन, ओलिविन, ड्यूनाइट, पर इतना डीप जाना नहीं है, फालतू है, राइट। तो आप पेरिडोटाइट मान सकते हो मेंटल में। और जब हम कोर कहेंगे तो हम केवल आयरन और निकल ही बोलते हैं, आयरन और निकल, याद रखना। रॉक की जगह क्या बोलते हैं, आयरन और निकल, इसे नीफे सतह ही कही जाती है। तो आयरन निकल वाली रॉक से यह बनी हुई है, इसका कोई और नाम नहीं, हम आयरन और निकल ही कहते हैं। और याद रखना ये प्लाज्मा अवस्था में नहीं है। कभी कभी देखा गया है कि लोग आउटर कोर को बोल देते हैं प्लाज्मा अवस्था, लेकिन प्लाज्मा अवस्था होती क्या, ये जानना जरूरी है। प्लाज्मा अवस्था में गैसीय अवस्था नहीं होती, न द्रव अवस्था होती है। वह कैसी अवस्था होती है, आवेशित अवस्था होती है, चार्ज होते हैं। क्या होते हैं उसमें, चार्ज होते हैं। तो यहां नहीं होगा कि केवल चार्ज ही हो, प्लाज्मा अवस्था हो,
ठीक है ना। हाँ, इनर कोर में माना है कि हो भी सकता है, तो सुपर कंप्रेस्ड प्लाज्मा की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर आप आयरन निकल मानेंगे, आउटर कोर में लिक्विड, इनर कोर में सॉलिड, ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर। पूरा चुंबकत्व चाहे थोड़ा सा सुन लो, पूरा चुंबकत्व क्या है, नाम ही देखो, हमेशा नाम को ब्रेक करो। पूरा चुंबकत्व, पूरा मतलब पुराना, चुंबकत्व का मतलब चुंबक का गुण, उम्मीद है आप ये जानते होंगे, चुंबक का गुण। अगर हमको पृथ्वी की सतह पर कोई चट्टान मिल जाए या चट्टान का कोई चूर्ण मिल जाए जिसे हम अवसाद कहेंगे, या कोई पुरातात्विक वस्तु मिल जाए, पुरातात्विक वस्तु का मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई मूर्ति मिल जाए, कोई यहां पर कहा जाए कि पकी मिट्टी का ही सही, पकी मिट्टी के कोई बर्तन कुल्हड़ आदि मिल जाए, राइट। तो यह जब बना होगा, इसमें हो सकता है उस वक्त का चुंबकीय आंकड़ा क्या है, दर्ज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर आयरन और निकिल है, यह वेरी हाई टेम्परेचर पर रहेगा, 570 डिग्री से ज्यादा, तो क्यूरी टेम्परेचर है, यह मैग्नेटिक गुण नहीं रख सकता। जब टेम्परेचर 570 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आ जाएगा ना, तो जैसे अर्थ का मान लो यह साउथ मैग्नेटिक पोल है या नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, तो यह इसी अनुरूप चुंबकीय गुण धारण कर लेगा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर रहेगा यहां पर, तो इसका मैग्नेटिक पोल इसका क्या होगा, उल्टा। इसका मैग्नेटिक पोल क्या होगा, इसका उल्टा शो कर रहा होगा। तो इस वक्त के मैग्नेटिक पोल के हिसाब से अपने को क्या करेगा, ये एडजस्ट कर लेगा, और यही मैग्नेटिक पोल इसका बना रहेगा अगर यह अपने बनने के बाद क्यूरी तापमान पर दोबारा गर्म नहीं हुआ है। अगर दोबारा गर्म हो गया है तो उसमें नया वाला आ जाएगा, राइट। तो कोई भी चट्टान, कोई भी अवसाद, कोई भी पुरातात्विक सामग्री जिसके चुंबकत्व का अध्ययन किया जा सके, जिसमें अतीत के चुंबकत्व के गुणों का अध्ययन किया जाए, उस अध्ययन को क्या कहते हैं, पूरा चुंबकत्व, पुराना चुंबकीय गुण उसमें जो मौजूद है। ठीक है ना। सर मैप की अलग से नोटबुक बनाए या एक ही में लिखे हैं? दिल क्या कह रहा है, जो आपका मन करे कर लो। मेरा मानना है कि जो मन करे, जिसमें आप इजी फील करो। ज्यादा नोटबुक होने से ना दो चीजें होती हैं, दो नोटबुक होने से, एक तो हो सकता है आप सीरियलाइज्ड हो जाओ, या दूसरा हो सकता है कि ज्यादा हो जाए तो आप एग्जाम के समय उसे न दोहराएं, केवल एक ही को दोहराएं और दूसरे का टाइम न मिले। तो दोनों में आप अपनी सुविधा अनुसार देख लो। वैसे अगर दोहरा सकते हो तो सीरियलाइज करने के लिए एक नोटबुक बना लो, तो सीरियलाइज करने के लिए सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन आप अपनी प्रवृत्ति भी जाने, उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो। दो नोटबुक बना लो अल्टीमेटली, चलो दो नोटबुक बना लो। अब हम आज थोड़ी सी बात करेंगे यहां पर, हाँ देखो यहां पर, जैसे ये चुंबक है, मान ली नॉर्थ पोल, ये सब, और ये 36 मतलब ऐसे धरातल है, ये ऐसे रखा हुआ। लेकिन अगर यह इस तरह से झुक जाए, अब ये ऐसे और क्षैतिज जैसे जा रहा है, क्षैतिज जैसे जा रहा है, और ये अपनी जगह से क्या हुआ, झुक गया, राइट। तो जो इसका झुकाव बनता है वह झुकाव क्या है, इंक्लिनेशन, नति कोण, मोटे तौर पर ये नति कोण। तो क्षैतिज, ये बिल्कुल क्षैतिज है, ये अगर ऐसे झुक जाए तो कितने डिग्री झुक गया, यह नति कोण है, ठीक है। ये हो गया घूर्णन अक्ष, यहां पर भौगोलिक अक्ष ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये हो गई मैग्नेटिक एक्सिस। इनके बीच जो कोण है ये शो करते हैं, इनके बीच जो कोण है वो क्या है, दिक्पात कोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यह है दिक्पात कोण, तो यह नति कोण और ये क्या है, दिक्पात कोण, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बेटा जानना पड़ेगा। जब जिस गली में आए हो उस गली का पता जानना पड़ेगा। तो अब तो हमको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हिंदी में हो या इंग्लिश में, हम दोनों में क्या करेंगे। और कोई इतना कठिन भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1000-1000 शब्द होंगे जिसमें पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो 1000-1000 शब्दों को क्या करना, जानना, उसे बात मत मानो, नई चीज जो आ जाए उसे याद कर लो, ठीक है ना। हाँ आगे आते हैं थोड़ा सा, उसमें आगे बात करेंगे, बात करेंगे तो वहां पर आ जाएगा। अब चलो हम लोग एक टॉपिक उठा लेते हैं, पहले लिख लो, बहुत शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत चीजें आती हैं, शायद ये साइंस वाले सर भी आपको बताएं, हम कुछ जरूरी चीजें यहां पर देख लेंगे बस। इसमें लिखो तारा या स्टार, ज्योग्राफिकल नोटबुक में, मैप वाली नहीं, मैप तो मैप में आगे लिखते ना। वापस अब देखो हमारा मैपिंग का काम कब होगा, हमने पहले दिन कब बोला था, सैटरडे को। मैपिंग की क्लास सैटरडे को समर्पित है,
अगर सैटरडे को कोई आपका अंतिम काम वगैरह हो जाए तो फ्राइडे को, ये लास्ट के एक दिन को है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम आप रेगुलर वाली ज्योग्राफी की कॉपी निकालते हैं, है ना। मैपिंग की कॉपी अलग बनाए, तो मैपिंग की कॉपी फ्राइडे तक मत लाएं। तारा या स्टार। अब अच्छा, यहां पर काम आप कह सकते हो, आप अगर चाहो जैसा, क्या डेली आधे घंटे हम लास्ट में कर लें या सैटरडे कर लें? सैटरडे ना, चल ठीक। ये क्या ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया। अब देखो तारा क्या होता है, जैसे आप सब अपने घर वालों के मम्मी पापा की आंखों में क्या हो तारे बना, तो आंखों के तारा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आपको देखकर उनके आंखों में अपने आप चमक आ जाती है ना। आपसे उनको इतना हाइड्रोजन मिल जाता है कि उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं और चमक पैदा हो जाती है। तो उसी तरह तारा जो है एक आकाशीय पिंड है जिसकी अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा, स्वयं की प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा होती है, जिसका स्रोत उसके भीतर होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, राइट। तो यहाँ पर कोई आकाशीय पिंड है और इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे होते हैं और इससे हीलियम और एनर्जी, राइट। जैसे अगर हम देखें, नॉर्मली देखें तो 1H1 + 1H1 + 1H1 + 1H1 = 2He4। तो ऊपर के तो 4 आ गए, नीचे में कितने आए? केवल दो कहां गए? तो ऊर्जा में क्या है? बदल गए, क्योंकि E = mc², मास का ऊर्जा में और ऊर्जा का मास में कन्वर्जन होता रहता है। तो यहां पर पहले हम क्या क्या चीजें देखेंगे वो हम देख लें पहले, जो आपके लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे परिभाषा। परिभाषा के बाद हम देखेंगे तारे का जीवन चक्र, तारे का जीवन चक्र। फिर इसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर, जो भी दे दें। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे अपने तारे की तरफ, सूर्य, और उद्देश्य हमारा है सूर्य में हमें सौर तूफान का अध्ययन करना, सोलर स्टॉर्म। और फिर सोलर स्टॉर्म से हमको देखना है भूचुंबकीय तूफान या चुंबकीय तूफान, इतनी चीज हमको देखनी है। हाल के समय में सौर तूफान और भूचुंबकीय तूफान चर्चा में रहा है, ठीक है, अभी तक उसकी एक्टिविटी यहां पर चल रही है। तो इतनी चीज है और यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर ये चर्चा में रहे तो क्वेश्चन यहां पे बन जाते हैं। तो परिभाषा, तारे का जीवन चक्र, ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र या विवर। फिर हम सूर्य की तरफ चलेंगे, सौर तूफान और भूचुंबकीय तूफान या चुंबकीय तूफान, मैग्नेटिक स्टॉर्म, इतना ही हम यहां पर हमारा टारगेट है। परिभाषा लिखिए इसमें पहले, वह खगोलीय पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी मतलब पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर, वह खगोलीय पिंड जिसकी स्वयं की प्रकाश ऊर्जा तथा ताप ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा तथा ताप ऊर्जा होती है, जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित हो रहे होते हैं, नॉर्मली हम जिन तारों को जानते हैं वो सब नए हैं, युवा हैं, तभी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे तारा आगे बढ़ता जाता है उसकी उम्र होती जाती है, तो फिर पहले हाइड्रोजन सब हीलियम में बदल जाएगा, फिर हीलियम कार्बन में, कार्बन आयरन में, इस तरह के भारी पदार्थों में बदलते हुए अपना जीवन क्या करते हैं, पूरा करते हैं, राइट। लेकिन मुख्य क्रिया जो प्रारंभ होती है वो क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, ठीक है। फिर पहला संख्या लिखिए, तारे के जीवन चक्र को निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रकट किया जा सकता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रकट किया जा सकता है। अब देखो यहां पर हमें, जब हम तारे के जीवन चक्र की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तारे की उत्पत्ति कहां से होती है, कैसे होती है, और उत्पत्ति से लेकर तारा अपने अंतिम समय में किस प्रक्रिया से गुजरता है, उन सभी चरणों को तारे का जीवन चक्र कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बिल्कुल प्रारंभ से सोचें तो जब बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग की प्रक्रिया में ही यहां पर धूल और गैस के बादलों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और उन धूल और गैस के बादलों को क्या कहा गया, निहारिका कहा गया। धूल और गैस के बादलों को निहारिका कहा गया, निहारिका। अब देखो क्या है, मान लो ये धूल और गैस के बादल है। जब धूल और गैस बड़ी मात्रा में धीरे धीरे गुरुत्व के सहारे एक दूसरे के पास आई, फिर ये आपस में सिकुड़ने लगी, गुरुत्व के सहारे ये सब आपस में सिकुड़ेंगे, सारी प्रक्रिया गुरुत्व के सहारे है। तो जब ये सिकुड़ने लगी, तो इसके सिकुड़ने के कारण ऊपर से जैसे जैसे आप सेंटर पे जाएंगे, प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब यह सिकुड़ती है, और जब लगातार सिकुड़ती है, तो अंदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में क्या है, वृद्धि होती है। जब कोई निहारिका सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है, इसका मतलब यही वो निहारिका है जिसके अंदर अगर पर्याप्त हाइड्रोजन है, तो यह तारे में क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो वह निहारिका जो तारे में परिवर्तित होती है, उसकी प्रारंभिक स्थिति स्टेलर नेबुला की कहलाती है।
स्टेलर नेबुला कहा जाता है, इससे स्टार आएगा आगे चल के। फिर इसके बाद यहां पर जब यह सिकुड़ती है और इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है तो पहले की तुलना में यह छोटा हो जाएगा क्योंकि सिकुड़ता जा रहा है। इसको हम कहते हैं आदि तारा या आद्य तारा, या हम इसे कहते हैं प्रोटो स्टार। जैसे इस वक्त आप लोग प्रोटो आईएस हो, है नहीं, आगे चल आईएस बनोगे, लेकिन आईएस बनने की प्रक्रिया में आपकी इस वक्त की अवस्था क्या है, प्रोटो स्टार की। अब आपने नाभिकीय संलयन प्रारंभ कर दिया है, फिर जिसमें जितना हाइड्रोजन होगा वो उतना अच्छा तारा बनेगा। कम हाइड्रोजन हुआ तो लोअर सबऑर्डिनेट, उससे ज्यादा हुआ तो पीसीएस, और अच्छा खासा हुआ तो फिर आईएस, है ना। वो डिपेंड इसी तरह तारे पे डिपेंड करता है। तो पहला ये प्रारंभिक विचार है जब आपके मन में आया होगा कि अब चलो कुछ नहीं कर पा रहा, यही कर डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा करना है तो चलो ये कर डालते हैं, राइट। तो ये स्टेलर नेबुला की कंडीशन है। फिर जब आप मुखर्जी नगर में आके भटकने लगे, कहीं स्थिर हो गए तो आदि तारा हो गया। अब आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की है, अभी भी मन भटकता रहता है, पता नहीं क्या हो गया है, क्या चल रहा है, सुबह पढ़ो शाम पे समझ नहीं आता क्या पढ़े थे, दूसरे दिन फिर वही शुरू कर दो मन मार के। तो वही इसका है। अब देखो क्या है, इसमें ग्रेविटी क्या करेगी, अभी अंदर इसको सिकोड़ी कोलैप्स कराएगी। जब ग्रेविटी इसको सिकोड़ती है तो जितना अंदर प्रेशर और टेंपरेचर बढ़ता है, अगर इसमें हाइड्रोजन वगैरह पर्याप्त मात्रा में है, उतना ज्यादा हाइड्रोजन हीलियम में क्या है, कन्वर्ट होता है। और जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो आप समझना एक ऐसी स्थिति आएगी कि बाहर से जो ग्रेविटी है उसको सिकोड़ रही है, और जो अंदर से अब एनर्जी रिलीज हुई है वह एनर्जी इसे सिकोड़ने से क्या करेगी, रोकेगी। पहली बात, ग्रेविटी उसको सिकोड़ रही थी, लेकिन अंदर जब नाभिकीय संलयन शुरू हुआ तो यहां से एनर्जी क्या है, जो बाहर जा रही है। तो अब दो एनर्जी हो गई इसमें, एक यह ग्रेविटी के अंतर्गत सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है, और दूसरा नाभिकीय संलयन के अंतर्गत जो एनर्जी रिलीज हो रही है वह इसे फैलाने का प्रयास कर रही है। अब इन दोनों बलों के बीच संघर्ष होगा, और एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों बलों के बीच इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। जितनी ग्रेविटी लग रही है और उतनी ही एनर्जी अंदर से रिलीज हो रही है, और दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो यह हाइड्रोस्टैटिक अवस्था में आ जाता है, अर्थात यह साम्यावस्था में आ जाता है। अब इसी अवस्था में रहते हुए यह अपने अंदर से हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और हीट को रिलीज करेगा। अब इसमें चमक आ जाएगी। जैसे ही हीट को रिलीज करके इसमें चमक आ गई, क्या हो गया, तारा। इसे हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार, मुख्य क्रमक तारा। यहां पर मुख्य क्रमक तारा तभी बनेगा जो ग्रेविटी जो उसे सिकोड़ रही है प्लस अंदर संलयन से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, और तारे का आगे सिकुड़ना रुक जाता है। अब यह तारा इस अवस्था में अरबों साल तक रह सकता है, राइट। अब जब तक इनमें बैलेंस क्रिएट ना हो जाए, जब तक इनमें बैलेंस ब्रेक ना हो जाए, या ये ज्यादा हो जाए या सिकुड़ने वाली शक्ति ज्यादा हो जाए, तब इनमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर इनमें बैलेंस बना रहता है तो यह चमकता रहेगा। और जो इसकी चमक जो आती है, जो रंग हमें दिखाई पड़ता है, वो इस तारे के किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। जो तापमान है, अगर बहुत ज्यादा तापमान है, समझ लो 28,000 केल्विन के ऊपर जा रहा है, तब यह ब्लू हो जाएगा। उससे कम आ जाए तो पीला हो जाएगा, और कम आ जाए तो लाल हो जाएगा। जितना कम टेंपरेचर होता जाएगा वो लाल दिखाई पड़ेगा, और ज्यादा होने पर किधर जाएगा, वो नीले की तरफ जाता है, राइट। ये साइंस से आप देख लीजिएगा। तो यहां पर है, अब यह तारा जो है, अब यह जो आकाशीय पिंड जो पहले स्टेलर नेबुला थी वो आज तारा बनी, और अब यह क्या हो चुकी है, तारा। इसे हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार, मुख्य क्रमक तारा। अब जो यह मुख्य क्रमक तारा है यह 3 प्रकार का हो सकता है। जो मुख्य क्रमक तारा है यह 3 प्रकार का हो सकता है। पहला जो तारा होता है उसको हम बोलते हैं, एक नाम है, वो क्या है, सन लाइक स्टार, सूर्य जैसा तारा। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो 1.9 × 10⁻30 kg है, यह सूर्य का द्रव्यमान है, राइट। अगर कोई ऐसा तारा बना जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या 1.5 गुने तक है, एक्चुअली 1.5 गुना नहीं लेकर के हम नॉर्मली लेते हैं 1.44 टाइम्स, लेकिन 1.44 याद रखना मुश्किल रहता है, तो कितना बोल देते हैं, 1.5। पहले स्टेलर नेबुला आएगी जहां पर कहा जाए कि गैसों के सिकुड़ने से तारे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जब ये सिकुड़ना प्रारंभ कर दे, अंदर नाभिकीय संलयन शुरू हो जाए पर चमक नहीं पैदा हुई है, तो यह आदि तारा होता है, प्रोटो स्टार होता है, एम्ब्रियो स्टार होता है। और जब इसमें चमक पैदा हो जाए और ये स्थिर हो जाए, इसका सिकुड़ना रुक जाए, तब यह मेन सीक्वेंस स्टार या मुख्य क्रमक तारा होता है। मुख्य क्रमक तारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या 1.5 गुने तक होता है, उसे सनलाइक स्टार या सूर्य सदृश तारा कहा जाता है। दूसरा, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से 3 गुने तक रहता है, उनको हम यहां पर बोलते हैं ह्यूज स्टार, विशाल तारा, ह्यूज स्टार, विशाल तारा। और जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से ज्यादा हो जाए, 3 गुने से मतलब 10 गुना या इससे ज्यादा हो जाए, तो हम इसे जायंट स्टार या दानव तारा बोलते हैं। अगर दानव हो गया तो 3 तरह के तारे हो जाएंगे, सनलाइक स्टार, ह्यूज स्टार एंड सुपर जायंट स्टार या जायंट स्टार, ठीक है। यह तारा कैसे डिसाइड होगा, यह डिसाइड होगा उसके अंदर कितनी गैसें आती हैं, यह उसके मास पे डिसाइड होगा, मास पे डिपेंड करेगा। अब जब ये 3 तरीके के तारे हो जाएंगे, क्योंकि इनका सबका द्रव्यमान अलग अलग है, इसके सेंटर में लगने वाला प्रेशर भी अलग अलग है, तो इनका आगे का जीवन भी अलग अलग तरीके से चलना प्रारंभ होगा। तो पहला जो मेन सीक्वेंस स्टार आते हैं वो कितने तरीके के हो जाएंगे, हमेशा याद रखना, 3 तरीके के, और यही इनकी आगे की जिंदगी डिसाइड करने वाला है। अब यहां पे देखो, जो सन लाइक स्टार है इसकी अगली अवस्था होती है रेड जायंट। रेड जायंट क्या होता है, अब ये तारा मान लो जैसे अपना सूर्य है, वह इसी लेवल में है, क्योंकि इसी के बराबर है वो, हम उसे मध्यम तारा कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा तारा, बहुत छोटा तारा, मध्यम तारा। उसकी पूरी लाइफ 10 अरब साल की है, 5 अरब साल हो गए हैं, अभी 5 अरब साल और अभी यह रहेगा, राइट। तब तक ये किसमें रहेगा, बैलेंस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जो सेंटर का, जो आंतरिक भाग का हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, तो आंतरिक भाग का सारा हाइड्रोजन क्या होगा, हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब अंदर का सारा भाग हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हीलियम जुड़ के कार्बन बनाएगा, कार्बन जुड़ के आयरन बनाएगा, यह प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, तो अंदर से जो ऊर्जा विमोचित हो रही थी, मुक्त हो रही थी, उसकी मात्रा में क्या होगी, कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ऐसे घर में देखो, जब गैस सिलेंडर वगैरह खत्म होने वाला होता है, तो मम्मी पहले जान जाती है कि गैस सिलेंडर खत्म होने वाला है। कैसे आप भी जान जाते होगे, खाना वगैरह बनाते होगे, कैसे पता चलता है,
लव जो होती है लाल लाल सी होने लगती है, राइट। और बिल्कुल नया नया अच्छे से भरा हुआ सिलेंडर लव जैसे जलाओगे तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, नीली फ्लेम के साथ, राइट। इसी तरह यहां होता है, जब हीट जो है अंदर से जो एनर्जी इसको प्राप्त हो रही है जब वो कम होता है तो यह रेड कलर का हो जाता है। तो जब सनलाइट स्टार में अंदर सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और अंदर से हीट आनी कम होती है, ऊर्जा जो निकल रही थी वो कम होती है, तो इसका कलर क्या है, लाल हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रेड जायंट। और ये वाले दोनों जो कि सुपर जायंट या ह्यूज तारे थे, इन दोनों को बोला जाता है रेड सुपर जायंट, राइट। एक रेड जायंट छोटा था और दो क्या हो गए, रेड सुपर जायंट, ठीक है। अब अंदर से हीट आना या अंदर से ऊर्जा कम आने का मतलब क्या है कि अब अंदर से वह बल जो इसे सिकुड़ने से रोक रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जब कम हो गया तो यह फिर से क्या होगा, सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा। तो जब यह अवस्था आ जाती है तो इसके बाद जो तारे के बाहर की चीजें होती हैं वो सेंटर पे आके क्या करती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं। सारी चीज सेंटर पे कोलैप्स कर जाती हैं। इस वक्त तक सेंटर में अगर जो हीलियम था वो कार्बन और वो कन्वर्ट हो चुका हो, आयरन में कन्वर्ट हो चुका हो, तो वह बना रहेगा अंदर ठोस रूप में, अंदर ठोस रूप आने लगेगा और इसके बाहर जो बाकी गैसें हैं वो फैल जाती हैं और इस स्थिति को हम कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। और इसकी गैसें बाहर हट जाती हैं, केवल अंदर का पदार्थ व्हाइट कलर का बचता है, जिसे कहा जाता है व्हाइट डार्क, श्वेत वामन। समय के साथ यह भी अपने अंदर की बची हुई हीट निकाल देता है तो यह बदल जाता है किसमें, ब्लैक डार्क, कृष्ण वामन। ये ब्लैक होल नहीं है, नाम ही का है कृष्ण वामन। ध्यान रखो आप, पहले स्टेलर नेबुला, प्रोटो स्टार, फिर मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार में तीन प्रकार के तारे आ जाएंगे, एक स्टार लाइक सन लाइक स्टार आ जाएगा, दूसरा ह्यूज आ जाएगा और तीसरा जायंट आ जाएगा। जब इनके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, इनके अंदर भारी पदार्थ बन जाते हैं और इनके अंदर से आने वाली हीट जब कम हो जाएगी तो ये रेड कलर में दिखाई पड़ेंगे। जब ये रेड कलर में दिखाई पड़ेंगे तो सन लाइक स्टार को यहां पर रेड जायंट कहा जाएगा, बाकी दोनों को रेड सुपर जायंट कहा जाएगा। इस स्थिति में अब जो अंदर से एनर्जी बाहर आ रही थी, जो इसको सिकुड़ने से रोकी थी, वह शक्ति खत्म हो जाएगी। तो यहां पर जो तारा है वह सेंटर पे कोलैप्स कर जाएगा और सेंटर पे कोलैप्स करेगा तो विस्फोट होगा। विस्फोट में गैसें सब इधर उधर चली जाएंगी और जो यहां पर रेड जायंट है वह इस वक्त क्या कहलाएगा, प्लैनेटरी नेबुला। फिर इसकी गैसें हट जाएंगी, यह बन जाएगा व्हाइट डार्क। जैसे समझो कभी अगर चूल्हे की आग देखी हो अगर, तो जब उसमें लकड़ियां कहा जाए कि बुझने वाली होती हैं तो देखोगे लकड़ी के ऊपर सफेद सफेद राख आती है और 3-4 दिन वही लकड़ी पड़ी रहे तो समय के साथ वो ब्लैक हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हीट क्या हो रही होती है, उससे निकल रही होती है, खत्म हो रही होती है। तो यहां पर यही हुआ प्लैनेटरी नेबुला। जब गैसें हट गई तो अंदर का तप्त पदार्थ व्हाइट दिखता है, उसको व्हाइट डार्क, बहुत छोटा का, और फिर धीरे धीरे करके यह ठंडा हो जाता है और यह किसमें बदल जाता है, ब्लैक डार्क में। अब ये भी हो सकता है कोई दूसरा पिंड आके इससे टकरा जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यह तारा यहां तक अपनी लाइफ क्या कर चुका होता है, पूरी कर चुका होता है। लेकिन वह तारा जो यहां पर दूसरी स्थिति का तारा है, जो दूसरी स्थिति का तारा है, जो ह्यूज स्टार है, यहां पर इस स्टार में विस्फोट होगा तो यह विस्फोट सामान्य से थोड़ा तेज होगा और ऐसे विस्फोट को हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। और सुपरनोवा विस्फोट में इसमें गैसें वगैरह हटती हैं तो इसके कोर में केवल न्यूट्रॉन बचता है, इसके कोर में केवल न्यूट्रॉन बचता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, न्यूट्रॉन स्टार, राइट। अब तीसरे तरीके का होता है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से ज्यादा, अबाउट 10 गुना हो तो सबसे अच्छा होता है, 3 गुने से ज्यादा होता है, उसमें विस्फोट होता है, उसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और सुपरनोवा विस्फोट जब इसमें होता है तो वह जो अंतिम पिंड जो हमको प्राप्त होता है वह कौन सा होता है, ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल ऐसा सूक्ष्म सघन क्षेत्र होता है जो अपने आसपास की हर चीज को क्या करता है, अपने अंदर समेट लेता है। इवन जो प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता, इसलिए इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। इसे देखा नहीं जा सकता लेकिन इसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जब यह अपने आसपास की सभी चीजों को खींचता है तो इसमें अगल बगल बहुत तीव्र प्रकाश रहता है और बीच में कुछ भी नहीं दिखता है। अगल बगल तीव्र प्रकाश होना और बीच में कुछ भी नहीं दिखना, इसका मतलब है यहां पर एक क्या मौजूद है, ब्लैक होल, जो यहां की सारी चीज को क्या कर रहा है, अपने अंदर खींच ले रहा है, राइट। तो यहां पर ये 3 प्रकार के तारे हैं और ये 3 प्रकार के तारे इस अवस्था से गुजरते हैं। थोड़ी थोड़ी बात लिख लें जिससे हम इसको अच्छे से और समझ पाएं। हाँ ग्रेविटी होता है। अभी हम देखते हैं, अगर हम यहां पर देखेंगे ये ब्लैक होल है, ये क्या, अभी देखेंगे ग्रेविटी क्या है। पहली चीज हमको पता नहीं है ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी जब समझ जाएंगे तो अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग ग्रेविटी पढ़े हैं वो सब झूठी बात है ना। हाँ अभी देखो यहां पर, अभी हम देखेंगे, देखो ब्लैक होल को देखा नहीं गया है, उसकी लोकेशन पता की गई। ऐसे समझो यहां से ए गुजर रहा हो, बी गुजर रहा हो, लेकिन यहां से कोई नहीं निकल रहा हो। यहां से ए जा रहा है, बी जा रहा है, हम यहां देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको ये पता है यहां क्या है, कुछ है जो इसको क्या कर रहा है, राइट, ले जा रहा है। और साथ यहां क्या होना चाहिए, ब्लैक होल। जब हर चीज, आगे हम देखेंगे, जब हर चीज ब्लैक होल की ओर खिंचती है तो वहां वो इतने वेग से जाती है कि वहां अद्भुत प्रकाश उभरता है। उस ब्लैक होल में तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उसके चारों तरफ क्या होगा, एक तेज प्रकाश की एक डिस्क होती है और बीच में कुछ नहीं दिख रहा होता है। इसका मतलब वही क्या है, ब्लैक होल है। ब्लैक होल को देखा नहीं गया है, ब्लैक होल को लोकेट किया गया है, ठीक है ना। अभी देखते हैं क्या प्रोसेस है। हाँ बिग क्रंच बाद में होगा ना, बिग क्रंच तो अंतिम अवस्था है ना, ये सब अंतिम अवस्था के रूप में आएंगे वहां पर। अभी तो हम केवल, अभी तो यहां है कि बिग बैंग हुआ है, बिग बैंग से जो एनर्जी मुक्त हुई है उसके सहारे यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। फिर हमको देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इस यूनिवर्स का होगा क्या ये यूनिवर्स अनंत काल तक फैलता चला जाएगा। तो फिर हम कहेंगे नहीं, जो एनर्जी निकली है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी। जैसे मान लीजिए देखो, एक कॉन्सेप्ट है बिग बैंग, एक कॉन्सेप्ट है बिग क्रंच, और भी कॉन्सेप्ट है। बिग बैंग ऐसे समझो, पहले बचपन में हम लोगों को कभी कोई मेला जाते थे, आप लोग उस मेले में नहीं गए होंगे, जो अलग तरह के मेले हुआ करते थे, शायद गए हो कुछ लोग, उसमें पानी के गुब्बारे मिलते थे और उसमें काली काली रबड़ में बांधे होते थे और वो गुब्बारे ऐसे ऐसे करो तो आराम से हिलते डुलते थे, ऑसिलेट करते थे। तो हम लोग उंगली में ही उनका वो काली रबड़ बांध लेते थे और उनको ऐसे ऐसे करते हुए चले जाते थे जब तक वो गुब्बारे फूट न जाएं। तो मान लो आपने 5 उंगलियों में ऐसे ही गुब्बारे बांध रखे हैं और आपका हाथ बहुत बड़ा है क्योंकि यूनिवर्स बनाना है, तो राइट, और कोई आए खली टाइप का आदमी आए वैसे धक्का मार दे, तो वैसे धक्का मार दे तो 5 गुब्बारे क्या होंगे, दूर जाएंगे। किसके सहारे जाएंगे, रबड़ के सहारे, रबड़ के सहारे। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ताकत रबड़ की प्रत्याशा से ज्यादा नहीं है, तो पहले ये 5 फैलेंगे और जहां तक फैल पाएंगे फिर उसके बाद रबड़ के सहारे वापस जाएंगे। इट इज बिग क्रंच, राइट।
इसी तरह है कि यहां पर यूनिवर्स क्या हो रहा है, फैल रहा है, राइट? कौन फैला रहा है हमको नहीं पता, डार्क एनर्जी है या डार्क मैटर है, ये भी बहुत सारी चीजें नहीं पता है। लेकिन अभी हमें पता है बिग बैंग के दौरान जो एनर्जी मुक्त हुई थी वो अभी इसमें क्या कर रही है, प्रसार कर रही है। और जब यह एनर्जी स्टैटिक एनर्जी में अगर कन्वर्ट होगी तो दो ही कंडीशन है, या तो जो जहां है वहीं पे रुक जाएगा, राइट, या फिर ये वापस ग्रेविटी के अधीन क्या है, जुड़ना शुरू करेंगे और फिर क्या होंगे, वैसे ही छोटे बिंदु में पहुंच के फिर से क्या हो जाएगा, बिग बैंग। और यह ऑसिलेशन क्या होगा, चलता रहेगा, बिग बैंग बिग क्रंच, बिग बैंग बिग क्रंच, राइट? लेकिन ये अभी संकल्पनाएं ही हैं, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में अभी हमारी जानकारी क्या है, बहुत थोड़ी 0.1% भी हम नहीं समझ पाए हैं, राइट? हम तो सारा गणितीय मॉडल के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर शुरुआत हमारी बिग बैंग से ही करनी पड़ेगी, है ना? अब तो हम ये मानते हैं जैसे यूनिवर्स की परिभाषा क्या हो सकती है कि समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा, ज्ञात अज्ञात समस्त द्रव्य एवं ऊर्जा के समुच्चय को ब्रह्मांड कहा जाता है। लेकिन अब तो यह है कि एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, राइट? क्या बताऊंगा और कंफ्यूज हो जाओगे, कितने काम करते हैं, है ना? तारा बन रहा है, अगर तारा बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बस। हाँ, एरिया बहुत कई पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं, मैसिव ब्लैक होल, नॉर्मल ब्लैक होल, तो कई में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक दो का हम बता देंगे आपको कितना हो सकता है, ठीक है ना? पहले ब्लैक होल बना लें, ठीक? चलो, निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, है ना? नंबर 1, 1 2 3 4 करके लिख लें जिससे समझ में आ जाए। नंबर 1, ये प्रथम अवस्था होगी। सर्वप्रथम, बहुत शॉर्ट में से समझना है, सर्वप्रथम धूल और गैस के बादल का निर्माण होता है, धूल और गैस के बादल का निर्माण होता है, जिसे निहारिका कहा जाता है, जिसे निहारिका कहा जाता है। निहारिका गुरुत्व के अधीन, निहारिका गुरुत्व के अधीन सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगती है। इसी निहारिका में तारे का जन्म होता है, तारे का जन्म होता है। अतः इसे स्टेलर नेबुला, स्टेलर नेबुला, इसको अंग्रेजी में बता देवनागरी में से लिख लो, स्टेलर नेबुला, अंतरा तारक निहारिका कहने की जरूरत नहीं है, स्टेलर नेबुला कहते हैं, स्टेलर नेबुला कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो निहारिका है वह तारों की नर्सरी है, वह तारों की क्या है, नर्सरी, जहां पे तारे पलते हैं, राइट? नंबर 2, निहारिका के सिकुड़ने से, निहारिका के सिकुड़ने से इसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में इसे आदि तारा, प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार कहा जाता है, प्रोटोस्टार कहा जाता है। अंततः नाभिकीय संलयन से मुक्त ऊर्जा गुरुत्व ऊर्जा को संतुलित कर देती है, गुरुत्व ऊर्जा को संतुलित कर देती है, गुरुत्व ऊर्जा को संतुलित कर देती है, जिससे आदि तारे का सिकुड़ना रुक जाता है, जिससे आदि तारे का सिकुड़ना रुक जाता है। तथा विमुक्त ऊर्जा के कारण, जो ऊष्मा के रूप में है, तथा विमुक्त ऊर्जा के कारण यह पिंड प्रकाशित हो उठता है, चमक उठता है, प्रकाशित हो उठता है। यह अवस्था मुख्य क्रमक तारा, मेन सीक्वेंस स्टार, यह अवस्था मुख्य क्रमक तारा, मेन सीक्वेंस स्टार की अवस्था कहलाती है, मेन सीक्वेंस स्टार की अवस्था कहलाती है। यहां तक कंफर्म है, राइट? अब तारे में यहां पे चमक, ऐसे सोच सकते हो कि तवा जानते हो रोटी बनती है, राइट? उसको कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दो और जो गैस का बर्नर जल रहा है उसके चारों तरफ कोई चीज लगा दो, टीन की कुछ, और उसको बिल्कुल तवा रख दो, अब कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि तवा भी काला है, अंधेरा है, सब कुछ। लेकिन थोड़ी समय बाद तवा क्या होगा, रेड होना स्टार्ट होगा। अब आपको अंधेरे में वो चमकना क्या है, शुरू हो जाएगा, क्यों चमकने लगा? क्योंकि पहले जितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर सकता था उसने एब्जॉर्ब किया, अब वो हीट एब्जॉर्ब कर नहीं सकता तो बाकी हीट रिलीज कर रहा है, राइट? यह रेडिएशन है, राइट? और जो यह रेडिएशन है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में क्या होगा, बाहर आएगा, वो हमको दिखना, जो विजिबल रेंज में होगा वो हमको दिखना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, राइट? और धीरे धीरे यही रखे रहो तो तवा रेड से करते करते आपको ब्लू कलर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह अब यह क्या हुआ है, चमकना प्रारंभ किया है और इसलिए अब यह क्या है, मुख्य क्रमक तारा, राइट? उसमें लिखे मुख्य क्रमक तारा निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है, निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, सूर्य सदृश तारा, सन लाइक स्टार, सूर्य सदृश तारा।
सन लाइक स्टार, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने तक होता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने तक होता है। और सूर्य का द्रव्यमान याद रखना 1.9 इंटू 10⁻30 kg। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने तक होता है। यह तारा रक्त दानव, अब हम इसकी यहां पर सारी स्टेज लिख रहे हैं कि कौन किससे है, डायरेक्ट नहीं समझ लेंगे, राइट। ये वाली स्टेज रक्त दानव, ग्रहीय निहारिका, श्वेत वामन तथा कृष्ण वामन की अवस्था से गुजरकर समाप्त हो जाता है। यह तारा रक्त दानव, ग्रहीय निहारिका, श्वेत वामन और कृष्ण वामन की अवस्था से गुजरकर समाप्त हो जाता है। मतलब सूर्य और सूर्य से लगभग 1.5 गुना द्रव्यमान वाले तारे कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेंगे, ठीक है। बस ये होगा जब ये रेड जाइंट बनते हैं तो इनसे तापमान या हीट बाहर तक फैलती है तो अपने आसपास के ग्रहों को लेकर जाते हैं। तो यह चांस है कि जब रेड जाइंट बनेगा और इससे जो हीट निकलेगी उस वक्त बाहर से जो फैलेगा वो हीट जो है जब ध्वस्त होगा और फैलेगा, इसकी हीट फैलेगी तो यह पृथ्वी तक के एरिया को क्या है लेकर के जा सकता है। अर्थात पृथ्वी आज से 5 अरब साल बाद खतरे में पड़ी रहेगी, राइट। तो लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं पक्का नहीं, लेकिन अंदाजा यही कि ऐसा होना चाहिए। अब फिर से समझ लो, रक्तदानव तक समझ गए। रक्तदानव क्यों बनेगा? रक्तदानव इसलिए बनेगा कि अंदर का हाइड्रोजन पूरा किसमें बदल जाएगा? हीलियम। अब अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया डाउन हो रही है। जब ये डाउन हो रही है तो अंदर से हीट आना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो इसका प्रकाश और डल होगा और यह रेड कलर में चेंज हो जाएगा, राइट। रेड कलर में यह चेंज हो जाएगा और फिर इसके बाद चूंकि अंदर से आने वाली ऊर्जा कम हो रही है तो फिर ये सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो ये पूरा हिस्सा इसके बीच में क्या आके पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो उसके पहले जब पूरा हिस्सा बीच में आके ध्वस्त हो जाएगा, बीच में आके समाप्त हो जाएगा, उसके पहले की अवस्था क्या है? रक्त दानव। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम का कुछ भाग कार्बन में और कार्बन का कुछ भाग लोहे में बदल चुका होगा। जब वो इतने में बदल चुका होगा और जब ये बाहर का पूरा हिस्सा जैसे कोई मकान हो पूरा नीचे गिर जाए, ध्वस्त हो जाए, तो अंदर जो कुछ सॉलिड चीज बची रहेगी, जो लोहा वगैरह बदला है अगर, तो उसके चारों तरफ गैस क्या होगी? फैल जाएगी। तो तारे के कोर के केंद्र के चारों तरफ जो फैली हुई गैस की अवस्था होगी उसे क्या कहेंगे? प्लैनेटरी नेबुला। फिर ये गैसें हट जाएंगी, धीरे धीरे कोर ठंडा होता जाएगा। तो जब गैसें हट जाएंगी तो पहले सफेद दिखता है, इसे श्वेत वामन कहेंगे, और फिर सारी हीट निकल जाएगी तो यह बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? कृष्ण वामन की अवस्था। और इस तारे का जीवन यही समाप्त हो जाएगा। कृष्ण वामन क्या करेगा? ऐसे पड़ा रह सकता है या कोई और आकाशीय पिंड इससे आकर टकराए, तोड़े, गलाए, पिघलाए, अपने साथ ले जाए तो यह प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन इस तारे का जीवन इन अवस्थाओं से जाते हुए क्या होगा? खत्म हो जाएगा। नंबर 2, जिन तारों का द्रव्यमान आवाज पर डाउन कर देना, इको हो रही। किसका? सेकंड वाले का नाम लिख पाए क्या? सेकंड वाले लिख लो, विशाल तारा, ह्यूज स्टार। विशाल तारा, इको ज्यादा है, ह्यूज स्टार, विशाल तारा। क्या लिखा था? जिस तारे या जिन तारे? क्या लिखा था? जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से 1.5, वही 1.44 याद रखना, 1.5 गुने से 3 गुने तक होता है, 3 गुने तक होता है। वे सुपर रक्त दानव, सुपर रेड जाइंट, सुपर रक्त दानव, सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रॉन स्टार की अवस्था से गुजरते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की अवस्था से गुजरते हैं। अब यह भी प्रोसेस सेम वही है। इसमें यह तारा था, ज्यादा द्रव्यमान था, तो जब यह लाल हो रहा है तो इसका आकार पहले वाले की तुलना में क्या है? ज्यादा बड़ा है। तो यह क्या हो गया? सुपर रक्त दानव, राइट। लाल कलर के कारण और बड़ा आकार है तो सुपर रक्त दानव कहते हैं। जाइंट यहां पर यह हो गया है। फिर इसके बाद इसी तरह इसमें ज्यादा गैसेज हैं, इसकी ज्यादा लेयर डेवलप होती हैं, तो ये बहुत तेजी से इसका हिस्सा सेंटर पे कोलैप्स करता है। तो इसमें होने वाला विस्फोट पहले वाले के विस्फोट की तुलना में क्या है? बहुत ज्यादा, और बहुत प्रकाश एक बार में निकलता है। और शायद इस वक्त वायु में, उसमें पूरे ब्रह्मांड में प्रभाती तरंगें भी निकलती हैं, बहुत तेज यहाँ पर शॉक वेव्स निकलती हैं। तो यह विस्फोट कहलाता है सुपरनोवा विस्फोट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अभिनव तारा विस्फोट। इसके बाद की जो कंडीशन बनेगी वो सुपरनोवा, उसमें जो विस्फोट है सुपरनोवा विस्फोट। इसमें हर एक चीज उड़ जाती है, हट जाती है, केवल कोर में न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसलिए ऐसे तारे को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन तारा। इसकी और एक खासियत होती है, यह अपनी एक्सिस पे क्या है? अपनी एक्सिस पर यह ऐसे स्पिन करता है, और रेडियो एनर्जी इससे रिलीज होती है। इसलिए इसे कभी-कभी पल्सर भी कहा जाता है, पल्सर या पुल्सर, राइट। जैसे रह करके रेडियो वेव्स यहां से निकल रही होती हैं, इसलिए पल्सर या पुल्सर भी कहलाता है। तो याद रखना, अब ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान प्रारंभ में सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 या 1.44 गुने से लेकर 3 गुने तक होगा, वे भी ब्लैक होल में नहीं बदलेंगे। उनकी अंतिम अवस्था क्या है? उनकी अंतिम अवस्था है न्यूट्रॉन स्टार की अवस्था, राइट। नंबर 3, आप प्लीज ऐसे बन दें,
कैसे बंद कर लो भाई, देख लो, पूछ लो क्या समस्या है, हमको बताओ प्लीज। नेक्स्ट है दानव तारा, जायंट स्टार। नेक्स्ट है नंबर 3 दानव तारा। क्या हो गया? चलो ठीक है, एक बार आप ध्यान रखिए, एक अगली बार आप ध्यान रखिए, बस ठीक ठीक ठीक। नहीं गलत ऐसे आगे से तैयारी करो, धीरे से बोल दो कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं क्षमा चाहता हूं। सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखो, एक दूसरे का हमेशा सम्मान करो, बड़ा जरूरी है ना। बस थोड़ा सा आप लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग बड़े एग्जाम की तरह बिहेव करोगे, है ना। ऑलवेज रिमेंबर, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, ठीक है ना। बड़े एग्जाम की तैयारी, हाँ अभी बस अभी आने वाली तरफ समझाएंगे ना, है ना। अभी जब तक हम ब्लैक होल नहीं बनाएंगे तब तक हम चंद्रशेखर सीमा नहीं समझाएंगे। कब देखती हो? अरे चलो ठीक है, नहीं अभी आने तो दो, है ना, अभी पूरा पैदा को ध्यान दो, तो हम उसके फ्यूचर की बात देखते हैं। चलो ठीक है, नहीं अलग है, वैसा मुझे रखो, हाँ अच्छे मूड करना है ना, छोटी छोटी बात मान लेते हो, हाँ ठीक, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। तुम लोग ऐसा भी नहीं करते, कई बार जैसा है यूपीएससी के एस्पिरेंट को करना चाहिए। अभी जो हम लोग की गली कूचे वाली जो आदत है ना, वो छिपी हुई है, और टाइम टाइम पे उभर आती है, और टाइम टाइम पे क्या है, हम लोग को उभर आती है ना। थोड़ा सा आदत भी डालनी पड़ेगी कि आप यूपीएससी की तैयारी करो, मन मार के वैसी ग्राफी शो करनी पड़ेगी ना। छोटी छोटी बात बताइए, क्या होगा जबरदस्ती। चलो अब यहाँ पे देखो, तीसरी अवस्था किसकी होगी? दानव तारे की, ठीक है ना। फिर दानव तारा, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है, तथा यह रक्त सुपरदानव, सुपरनोवा विस्फोट से होते हुए कृष्ण विवर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पे देखो, तीनों की तुलना करनी है और कोई कठिन काम नहीं है इसमें। यह मत कहना नहीं समझ में आ रहा है, इसको सिंपल तुलना करो, पकड़ में आ जाएगी बात। हमने यहां 3 स्थितियां दी हैं। एक स्थिति में यह रेड जायंट, प्लैनेटरी नेबुला, व्हाइट डार्क और ब्लैक डार्क बनकर समाप्त। इसका मतलब ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने तक है या उससे कम है, वो कभी ब्लैक होल नहीं बनेंगे। ब्लैक होल बनने के लिए द्रव्यमान इससे ज्यादा चाहिए, अर्थात 1.44 ms मतलब मास ऑफ सन। सूर्य के द्रव्यमान का 1/44 गुना जो है वो एक लिमिट है, उस लिमिट के नीचे है तो क्या बनेगा? ब्लैक डॉर्फ। उससे ऊपर जाएगा तभी किसकी चांस है? ब्लैक होल। लेकिन उससे भी ऊपर जाने में यहां तक रह जाएगा तो भी ब्लैक होल नहीं बनेगा, उसे इस लिमिट को भी क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने वह लिमिट खोजी जिसके बाद ही तारे ब्लैक होल में क्या है? बदल सकते हैं, और वह लिमिट है जिसको हम 1.5 कह देते हैं या 1.44 ms मतलब सना और मास ऑफ सन, राइट। तो अगर इस लिमिट में रहेगा तो वह व्हाइट डॉट ब्लैक डॉट बनकर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा जाएगा तभी क्या है? वह ब्लैक होल की अवस्था की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक वैज्ञानिक का 3 वैज्ञानिक आए, देखेंगे ओपेनहाइमर, वोल्कोफ, यहां पर वैज्ञानिक आए, उन्होंने न्यूट्रॉन स्टार के लिए भी क्या दी? एक लिमिट दी कि अगर न्यूट्रॉन स्टार इस मास से ज्यादा हो जाए तो वही किसमें बदल जाएगा? ब्लैक होल में। लेकिन सबसे पहले हमको चर्चा किसकी करनी पड़ेगी? चंद्रशेखर लिमिट की, सीमा की, जो पहला प्रयास था जिन्होंने स्पष्ट किया कि कौन से तारे ब्लैक होल में बदल सकते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है, ठीक। पहला लिखो, चंद्रशेखर महोदय के अनुसार ऐसे तारे जिनका प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने के बराबर या उससे कम होता है, वे श्वेत वामन और कृष्ण वामन में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाते हैं। केवल वही तारे ब्लैक होल बन सकते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक होता है, द्रव्यमान की इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है।
चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। एक लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 1.44 ms, ब्लैक होल नहीं बनने वाला, मतलब हमारा सूर्य कभी ब्लैक होल नहीं बनने वाला है, राइट। तो यहां पर हमारा सूर्य ब्लैक होल बन सकता है अगर उसको सिकोड़ के इतना छोटा कर दें, जितना बड़ा समझ लो कि 10 किलोमीटर में फैला गांव हो, उतना छोटा कर दें सिकोड़ के, तो फिर उसके अंदर इतनी डेंसिटी हो जाएगी और कुछ परिवर्तन हो जाएंगे जो ब्लैक होल में हो जाएगा, लेकिन इतना कभी होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए प्रक्रिया दूसरी चाहिए। तो यहां पर यह ब्लैक होल की सीमा निर्धारित करता है, मतलब इसके साथ केवल क्या आएगा, श्वेत वामन आएगा। अब देखो यहां पर टोलमैन, ओपेनहाइमर और वोल्कोव तीन वैज्ञानिक थे। तीन वैज्ञानिकों ने यहां पर ह्यूज स्टार और जायंट स्टार की स्टडी की, और स्टडी करने के बाद इन्होंने कहा ऐसा कोई भी न्यूट्रॉन स्टार जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने या इससे ज्यादा हो, वह ब्लैक होल में क्या होगा, बदल जाएगा, राइट, वह ब्लैक होल में बदल जाएगा। अर्थात इन्होंने चंद्रशेखर के समान ही एक नई सीमा क्या है, प्रतिपादित कर दी, राइट। इसको हम टीओवी बाउंड्री, टीओवी लिमिट कहते हैं, राइट, क्योंकि इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम आया। हुआ क्या, उन्होंने ये कहा कि अगर यह जाइंट स्टार है, यह सुपर रेड जाइंट में बदलेगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, तो सुपरनोवा विस्फोट में भी न्यूट्रॉन स्टार आएगा, लेकिन उसकी जो, चूंकि यह 3 गुने से ज्यादा है, तो विस्फोट के बाद कम से कम 3 गुना बच सकता है। तो जो 3 गुना न्यूट्रॉन स्टार आता है, वही सिकुड़कर अल्टीमेटली किसमें बदल जाता है, ब्लैक होल में। तो ब्लैक होल कुछ और नहीं है, बल्कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद 3 गुने से ज्यादा, सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से ज्यादा प्राप्त होने वाला न्यूट्रॉन स्टार है, जो अल्टीमेटली एक ऐसे पिंड में बदलता है जो अपने अंदर सब कुछ खींच लेता है, कुछ भी बाहर नहीं जाने देता। तो अब ये और ज्यादा तय हो गया कि कौन ब्लैक होल बन सकता है। उत्तर, वह न्यूट्रॉन स्टार जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से क्या है, ज्यादा हो, राइट। पहला चिन्ह। टोलमैन, ओपेनहाइमर, टोलमैन, ओपेनहाइमर और वोल्कोव, ब्रैकेट में टीओवी, टोलमैन, ओपेनहाइमर और वोल्कोव नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि किसी न्यूट्रॉन तारे की, या तारिका कर दो, किसी न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होगा, या 3 गुने से अधिक होता है, तब वह ब्लैक होल में बदल जाता है। इसे टीओवी लिमिट, टीओवी सीमा, इसे टीओवी लिमिट कहा जाता है। निहारिका सिकुड़ी, आदि तारा, चमक पैदा हो गई, तारा 3 तरह का तारा, सनलाइट स्टार, ह्यूज स्टार, जायंट स्टार। सनलाइट स्टार सुपर, यहां पर रेड जायंट में आएगा, रेड जायंट प्लैनेटरी नेबुला में जाएगी, फिर उसके बाद जो कोर बचेगा वह व्हाइट डार्क में आएगा, और जो व्हाइट डार्क है वो ब्लैक डार्क में बनकर खत्म हो जाएगा। दूसरा हुआ यह सुपर जायंट में जाएगा, रेड सुपर जायंट में जाएगा, रेड सुपर जायंट से यह सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जाएगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। लेकिन जो जायंट स्टार है वह सुपर जायंट में जाएगा, रेड सुपर जायंट में, उसके बाद जब विस्फोट होगा तो यह न्यूट्रॉन स्टार के बाद ब्लैक होल उसमें जाएगा। अर्थात इसी के विस्फोट के क्रम में क्या होगा, ब्लैक होल की दशाएं बनेंगी। इसके अलावा कोई और तारा ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहां से आगे बढ़े। अब यह तारे पे डिपेंड करता है, लेकिन यह सूर्य सनलाइट स्टार का 10 अरब साल है, राइट, सनलाइट स्टार का 10 अरब साल है। लेकिन याद रखना, जितना बड़ा तारा होता है ना, उसकी लाइफ साइकिल उतनी कम हो जाती है, क्योंकि उतनी जल्दी अंदर दबाव वगैरह बढ़ा होता है, फ्यूजन वगैरह क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी संपन्न होकर अपनी जल्दी अवस्था पूरी कर लेता है। लेकिन सनलाइट स्टार की लगभग 10 अरब साल मानी गई है ना। हाँ, पार्ट में हम ह्यूज लेंगे, एक कहा जाए कि स्टार लाइक, और फिर ह्यूज, फिर जायंट। 3 नहीं है, ये 3 नहीं है। नहीं, किसने कहा स्पेस में ग्रेविटी नहीं है? हर जगह ग्रेविटी है बेटा, हर जगह ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो हटा नहीं सकते हो, अभी देखेंगे ना ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी हर जगह, ठीक है। कितना हो गया? अब यहाँ पे एक चीज और हम लिख लें बस। अब हम इसकी तरफ चलते हैं थोड़ा। देखो अब यहाँ पे समझो ग्रेविटी क्या है। जैसे मैं यहाँ हाथ मार रहा हूँ, यहाँ कुछ है, स्पेस है, राइट। ये समझ लो कि जो स्पेस है, स्पेस की चादर में कहीं भी जोर नहीं है। मत समझो, जो हम स्पेस टर्म यूज करते हैं, जैसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, मान लो हर जगह कुछ ना कुछ मौजूद है, हमको आपको पता हो या ना पता हो। जैसे मैं ये रख रहा हूँ, ऐसे कल्पना करो कि एक चादर यहाँ बिछी हुई है, ऐसे सोचो, और मैं इसके ऊपर ये रख रहा हूँ, तो चादर का क्या हो रहा है, चादर नीचे दब रही है, चादर नीचे दब रही है, राइट। तो यहाँ पर जब भी हम, दो ही चीज है ना, स्पेस एंड टाइम। हम तो इसी थ्योरी पे हैं, एक थ्योरी और आती है स्ट्रिंग थ्योरी, तो उसमें तो 10 डायमेंशन चली जाएंगे, बहुत हो जाएगा, वो हम आपने कभी समझने पता जब एग्जाम निकाल लोगे तब। ये भी मैं इसलिए समझा रहा हूं, कुछ मित्रों ने कहा सर थोड़ा बता दीजिए, तो खींचने में थोड़ा सा समझाने में आसान हो जाएगा। मान लो कहीं भी है इस तरह का है, और यहां पर जब भी कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो नीचे जाएगी, और जब वो नीचे जाएगी तो वहां पर गड्ढा बनाएगी, और जब गड्ढा बनाएगी तो उसके चारों तरफ क्या होगा, ढाल का निर्माण हो जाएगा। और यही ढाल गुरुत्व है। यही ढाल क्या है, गुरुत्व है। ढाल क्या है, स्पेस और टाइम में निर्मित वक्रता है। ग्रेविटी इज नथिंग बट कर्वेचर फॉर्म्ड इन स्पेस एंड टाइम। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे कोई चीज रखी है, तो अब देख लो यहाँ ढाल बन गई है ना। कोई चीज अगर यहाँ रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके ढाल से क्या है, दूर है। लेकिन यहाँ आ गई तो थोड़ा रोकना कठिन होगा, लेकिन अभी हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आ गई, अब हम नहीं रोक सकते, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमको इसे बाहर निकालने के लिए टाइम से ज्यादा गति चाहिए। टाइम से, यहाँ पर हमको प्रकाश से ज्यादा गति चाहिए। लाइट से भी क्या है, ज्यादा गति। ये अंदर जा रहा है, बाहर निकालना है, तो इसको इतना बल दें कि इसका वेग प्रकाश से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और प्रकाश से ज्यादा वेग पॉसिबल नहीं भाई, राइट। आइंस्टीन ने ही बताया प्रकाश से ज्यादा वेग
पॉसिबल नहीं है। अर्थात यहां जो चीज अंदर जा रही है, यहां फिजिक्स के सारे नियम खत्म, राइट? और आप प्रकाश से ज्यादा इसको स्पीड दे नहीं सकते, और स्पीड नहीं दे सकते तो यहां से कोई चीज बाहर जा नहीं सकती, और जहां से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती वह इसका इवेंट होराइजन है। इवेंट होराइजन, अब बात समझो, अगर हम माने कि यह जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें स्पेस है, जगह है, और हम किसी दिए गए टाइम में कोई भी एक पिंड इसमें रखते हैं तो स्पेस रूपी चादर में एक गड्ढे का क्या है, निर्माण होता है। उस गड्ढे के चारों तरफ कर्व बनता है, कर्वेचर, वक्रता बनती है, और जहां तक उसका कर्वेचर होगा वह वहां की हर चीज को क्या करेगा, अपने अंदर खींच लेगा, और जो अंदर खींचने की यही क्षमता है यह गुरुत्व कहलाती है, यह गुरुत्व कहलाती है, राइट? तो यहां पर गुरुत्व कुछ और नहीं है, टाइम स्पेस में निर्मित वक्रता है, टेढ़ापन है। इसी तरह अगर कोई ब्लैक होल है तो ब्लैक होल किस तरह से देख रहे हो, ये कुछ दर्शन शास्त्र जैसा हो रहा है, जिसमें शास्त्र तो है पर दर्शन नहीं हो पा रहा है। अब यहां देखो, ये स्पेस में रखा गया, थोड़ा सा दार्शनिक बनो, जैसे आप रोज चलते हो, कुछ भी, जैसे मैंने हाथ मारा है तो ये पूरे ब्रह्मांड में इसका कंपन जाएगा, हम आप महसूस नहीं कर सकते। हाँ, कहीं पर 10 लाख साल बाद जाएगा, कहीं पर 10 अरब साल बाद जाएगा जरूर, इसलिए हाथ पैर सोच के चलाया कीजिए, है नहीं? ब्रह्मांड को लगता है बहुत, लेकिन हम उतना यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं कहा जाता है कि मौजूद है, कहीं ना कहीं मौजूद है। आपको पता है स्पेस में गानों को रिकॉर्ड करके वहां पर गाने छोड़ दिए गए, ध्वनि छोड़ दी गई, इस उम्मीद में छोड़ दिया है कि ध्वनि ऊर्जा मेंटेन रहेगी तो कोई ना कोई सुनेगा और कभी ना कभी रिस्पॉन्ड करेगा, राइट? इस स्तर का पागलपन चल रहा है। खोज, अब ऐसी खोज आप सोच सकते हो थोड़ा सा, राइट? लेकिन ये स्पेस को समझने का ये प्रयास है, ये सब चल रहा है। तो कोई भी चीज ऐसा, पृथ्वी लटकी हुई है तो कहां लटकी हुई है, स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम एक चादर है, एक फैब्रिक है, उस पर ये लटकी हुई है, और उसी पर उसने अपने द्रव्यमान के हिसाब से क्या बनाया है, कर्वेचर, और उसी कर्वेचर से वो हर चीज को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। जब कोई उसकी ढाल में आ जाता है तो अंदर आना है, उसकी ढाल से बाहर है तो बाहर है, और कोई ढाल में आ रहा हो और उसको पर्याप्त वेग दे दिया जाए, जिसे पलायन वेग कहते हैं, तो उसकी ढाल से क्या है, बच के निकल जाएगा। लेकिन ब्लैक होल के ढाल में आ गए एक निश्चित समय बाद तो वह पलायन वेग देने के लिए आपको वेलोसिटी लाइट से ज्यादा देनी पड़ेगी, जो हम दे नहीं पाते, और जो हम दे नहीं पाते हर एक चीज ब्लैक होल में क्या है, चली जाती है, राइट? अब कहां जाती है पता नहीं, होल शब्द ही गलत है, क्योंकि अगर ये स्पेस में होल है तो इसका मतलब आर पार जानी चाहिए, इधर से जाकर निकल जानी चाहिए, ये कहां निकलती है, राइट? हमें नहीं पता। अभी तो ब्लैक होल है, एक है वार्म होल, बहुत सारे हैं, अगर आप उसमें चले जाएं तो शायद हम भविष्य में चले जाएं, लेकिन उसके लिए स्पीड लाइट से ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है, और आप मुझे पागल मत समझिएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऐसी स्पीड पालें एक ही टाइम में आप रहेंगे और आप अपने बचपने से नहीं मिल पाएंगे, आप वहां लौट के जाके अपने को देख रहे होंगे, यार मैं ऐसा, तुम बात कर सकते हो कैसा फील कर रहे हो यार, बड़े नहीं होना, बड़े खतरे है नहीं, लेकिन बड़ा फैसिनेटिंग है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, वापस आओ, राइट? वापस यहाँ पे हम बात करें, क्या बात समझो। अब ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जहां पर देखो ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, और यहां पर केवल ये मौजूद है, यह क्या है, सिंगुलैरिटी, यहां इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो ये कर्व बना है, अब ध्यान रखो, जो ये कर्व बना है ये दो पार्ट हैं, एक है अर्बोस्फीयर और एक है इवेंट होराइजन, राइट? अगर ये देख रहे हो यहां पर अगर कुछ भी होगा तो ब्लैक होल उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके कर्व में नहीं आया है, राइट? अर्बोस्फीयर वो जगह है जहां पहुंचने के बावजूद यह यहां से हट सकता है, अपने आप को बचा सकता है, लेकिन इसे थोड़ा बहुत आकर्षण महसूस होगा। लेकिन यह वह क्षेत्र है जहां यह पहुंच गया तब फिर यह बच नहीं सकता, इसे क्या है, इसे नीचे ही जाना है। तो वह क्षेत्र, ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई वस्तु पहुंचकर फिर ब्लैक होल से पलायित नहीं हो सकती, दूर नहीं जा सकती, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। और इवेंट होराइजन के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां यह बच सकती है उसे अर्बोस्फीयर कहा जाता है, राइट? अब कोई ब्लैक होल का यहां पर डायमीटर क्या हो सकता है, तो 0.01 से लेकर 4 AU तक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होती है 15 करोड़ किलोमीटर। तो एक ब्लैक होल का जो आकार है वो 0.01 से लेकर 400 AU तक हो सकती है, वो डिपेंड करती है कितना मैसिव, कितना छोटा या क्या है, ठीक है ना? तो अब आप ध्यान रखें, ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो अपने अंदर से यहां पर प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता। लेकिन दिक्कत देखो क्या है, जब कोई चीज यहां से अंदर की ओर खिंचती है, तब यहां जाने के पहले एक तेज प्रकाश निकलता है, और अंदर हम नहीं देख पा रहे हैं कुछ भी, और इसके चारों तरफ लाइट की एक डिस्क फैली हुई है, वह डिस्क बताती है कि यहां पर क्या है, ब्लैक होल। अगर हम नेट पे देख पाए देखो तो यहां ब्लैक होल का पिक्चर मिल जाएगा, ये देख रहे हो, कहीं भी आप ब्लैक होल देखोगे हमेशा ब्लैक होल की पहचान उसके चारों ओर बनने वाले रिंग से की जाती है। ये हमेशा ब्लैक होल की पहचान उसके चारों ओर बनने वाले रिंग से की जाती है, राइट? यहां पर बहुत चमकदार एक रिंग आती है, बीच में कुछ भी नहीं, हमें पता क्या है, उस रिंग के सहारे हम मानते हैं कि यहां पर क्या है, ब्लैक होल है, राइट? पहले चल के एक बात लिख लो, लिखो, ब्लैक होल या कृष्ण विवर, ब्लैक होल या कृष्ण विवर, हिंदी भी थोड़ा जाने रहो, ब्लैक होल या कृष्ण विवर ऐसा आकाशीय पिंड होता है, आप क्षेत्र भी कह सकते हो, ऐसा आकाशीय पिंड होता है जो अपने भीतर से प्रकाश तक को बाहर नहीं जाने देता है, प्रकाश तक को, इवन लाइट, प्रकाश तक को बाहर नहीं जाने देता है। अतः इसे दूरबीन से भी देखा नहीं जा सकता है, किंतु इन्हें अंतरिक्ष में चिन्हित किया जा सकता है, लोकेट कैसे किया जाता है, आपको आइडिया आया, चिन्हित किया जा सकता है।
जैसे देखो अर्थ देख रहे हो, अर्थ स्पेस और टाइम में है, तो अर्थ का कर्वेचर ही इसकी क्या है? ग्रेविटी। अर्थ का कर्वेचर ही क्या है इसकी? ग्रेविटी। जितनी ढाल इससे बनी हुई है। एक चीज और समझ लो, कभी कभी ये होता है कि जैसे दो ब्लैक होल जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा सा ड्रामेटिक रूप है, न्यूट्रॉन स्टार भी हो सकते हैं, जब कभी कभी होता है दो ब्लैक होल जो पास में एक दूसरे का चक्कर लगाने लगते हैं और करते करते एक दूसरे में क्या है, समा जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, राइट। और जब ये कोलैप्स होते हैं तो उस वक्त समझो एक चादर जो स्पेस टाइम की है उसमें बहुत तेज लहर पैदा होती है और वो लहर ध्वनि के रूप में हम तक पहुंचती है और उसी को गुरुत्वीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय तरंग। साइंस में LIGO ऑब्जर्वेटरी वगैरह पढ़ोगे, उसे हम गुरुत्वीय तरंग कहते हैं, राइट। तो गुरुत्वीय तरंग द्वारा हम ब्लैक होल के आपस में मिल जाने की परिघटना का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन वो गुरुत्वीय तरंग जो हम तक पहुंचती है ना, हो सकता है लाखों साल पुरानी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक चलने में क्या होगा? टाइम लगेगा। एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी किसमें मापते हैं? प्रकाश वर्ष। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष में क्यों नापते हैं? क्योंकि इसकी गति नियत होती है। गति क्या होती है इसकी? प्रकाश की चाल स्थिर होती है। तुमको पता चलेगा ना, जिसकी चाल नहीं चेंज होगी, तुमको पता होगा कितने में इतना चल चुका है, तो उस दूरी को नापना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आकाशीय पिंड जो बहुत दूर होते हैं उनकी दूरी को प्रकाश वर्ष में क्या किया जाता है? नापा जाता है। इन्हीं ब्लैक होल के मर्ज के सहारे इस तरह की तरंग होती है। देखो ना, कपड़ा रखा है और कपड़े में तरंग उठ रही है। यह जो तरंग है यही तरंग ग्रेविटेशनल वेव है और यंत्र लगाए गए हैं, वो यंत्र अजीब तरह की आवाज रिकॉर्ड करते हैं। उन्हीं आवाजों को कहा गया है कि यह ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, उनसे हमें पता चलता है। या आगे साइंस में पढ़ोगे। अब देखो सूर्य, जहां हमें आना है, लिखो हवाई जहाज की ब्लैक होल को तो देख सकते हैं। हवाई जहाज कौन सी ब्लैक होल? ब्लैक बॉक्स होता है बेटा, ब्लैक बॉक्स होता है नारंगी रंग का, है ना। वो लास्ट में उसमें सारा डेटा आपका रिकॉर्ड होता है और किसी को नहीं पता होता है अंदर क्या है। अच्छा ठीक है, हाँ ये हमें करना है, करा देंगे, डायग्राम आपको भिजवा देंगे। सोचता रोज भूल जाता हूं, चलो करवा देंगे इसका। अब लिखो सूर्य, तो लिखिए सूर्य, सूर्य मध्यम आकार का, सूर्य मध्यम आकार का पीला तारा है, येलो स्टार, मध्यम आकार का पीला तारा है, जिसका व्यास लगभग 13.84 लाख किलोमीटर है। जिसका व्यास लगभग 13.84 लाख किलोमीटर है तथा इसकी सतह का तापमान 6000 केल्विन है। सतह का तापमान 6000 केल्विन है। सूर्य की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई। 5 अरब वर्ष पहले हुई तथा यह अगले 5 अरब वर्ष तक अस्तित्व में बना रहेगा। अस्तित्व में बना रहेगा। याद रखना, सतह का तापमान इतना है और जो इसके अंदर का जो तापमान है वो 15 लाख केल्विन के आसपास है। अब यहां एक दो चीजें देख लें बस। अब यहां ध्यान दो, जब हम सूर्य के विभिन्न परतों को देखते हैं जैसे पृथ्वी की, और ये सब सन मॉडल बनाया गया है, मॉडल के आधार पर हमने डिसाइड किया है, जो उससे हीट वगैरह आती है उसके आधार पर डिसाइडेड है। यहां पर यह है कि अगर हम देखें तो सबसे आंतरिक भाग होता है, इसे हम कोर कहते हैं, कोर। और यहीं पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हीलियम में क्या है? कन्वर्ट हो रहा है। इसके चारों तरफ का जो यह क्षेत्र एक आता है, इसके चारों तरफ, अंदर बाहर नहीं, इसके चारों तरफ का एक जो क्षेत्र आता है उसको हम कहते हैं रेडिएटिव जोन, क्योंकि यहां से जो हीट आती है वो रेडिएशन के माध्यम से ऊपर जाती है। इसके चारों तरफ एक एरिया आता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन जोन, संवहन मंडल। यहां संवहन की प्रक्रिया में हीट ऊपर जाती है। इसके बाद इसकी सतह आती है, सरफेस आती है। इसके बाद इसकी यह सतह आती है जो आपको दिख रही है। इस सतह को कहा जाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के बाहर इसका वायुमंडल होता है जिसको कहा जाता है क्रोमोस्फीयर, और इसका सबसे बाहरी भाग कहलाता है कोरोना। कोरोना को कोरोना इसलिए कहा गया क्योंकि उस वायरस में मुकुट जैसा उसका बाह्य रूप होता है, इसलिए क्राउन जैसा है तो वो कोरोना है ना। तो यहां पर अगर हम सूर्य देखें तो सूर्य की कई परतें हैं। इन परतों को अगर हम डिवाइड करें तो सबसे सेंटर में यहां पर आ जाता है कोर। केवल परतों का क्रम आपको पता हो बस, कोर। इसके बाद आ जाता है रेडिएटिव जोन, इसको लिख सकते हैं कोर, ऐसे सिंपल बना लो बस। इसको कह सकते हैं रेडिएटिव जोन, विकिरण मेखला, रेडिएटिव जोन, विकिरण मेखला। फिर इसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, संवहन मेखला। फिर इसके बाद यहां पर आता है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। फिर इसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, वर्ण मंडल। और सबसे बाहर आता है कोरोना या किरीट या मुकुट। कोरोना, किरीट या मुकुट। अगर हम अंदर से चलेंगे तो ये हो जाएगा कोर, ये हो जाएगा बाहर रेडिएटिव जोन, ये हो जाएगा कन्वेक्टिव जोन, और ये जो लाइन से सतह है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। हम जो सुबह शाम देखते हैं वो प्रकाश मंडल ही देखते हैं। जो सुबह शाम हमको दिखाई पड़ता है, जो लाल सा दिखाई पड़ता है, नारंगी सा दिखाई पड़ता है, वो फोटोस्फीयर है। फिर उसके बाद वर्ण मंडल है और फिर सबसे बाहर का हिस्सा कोरोना कहलाता है।
हाँ, फिर बोलो, बाहर निकलती समय बात करता हूँ। अच्छा, थोड़ी 2 मिनट बात करता हूँ इसमें, फिर हम ब्लैक होल के और अंदर जा रहे हैं, है ना। लिख लो इसको, फिर मैं बात करता हूँ। हॉकिंग महोदय ने इस पर बात करी थी, देखते हैं, बात करता हूँ। मैं नहीं चाहता था ये छिड़े बात, लेकिन आपने छिड़ ही दिया, क्योंकि ये वाला टॉपिक पढ़ाना मेरे प्लान में नहीं शामिल था। वो एक दो मित्रों ने कुछ कह दिया कि वो वाला पूरा कर दिया, तो वो वाला यही समझ में आएगा, इससे मजबूरी में आना पड़ा यहाँ। अब कोई और बात आगे मत छेड़ना, इन मित्र की बात बता दो बस। सबसे कमजोर बल है, हाँ चला जाएगा, लेकिन सबसे कमजोर बल है ग्रेविटी। ग्रेविटी बड़ी मजबूत, बहुत मजबूत बल नहीं है। वो ब्लैक होल की जो डेंसिटी वगैरह क्रिएट होती है ना, वो कर्वेचर बना देती है, जिससे ग्रेविटी जन्म लेती है ना। तो है और भी चीजें, लेकिन आप कह सकते हो फिलहाल कोई इतनी बुरी बात नहीं है। जो कमजोर होता है वही सबसे मजबूत हो सकता है। किस एनर्जी का? नहीं, हम ये मानते हैं कि एक सुपर एनर्जी है जिसके बारे में हम जान नहीं रहे हैं। वो डार्क एनर्जी हो सकती है, वो डार्क मैटर हो सकता है, जितना कुछ हम देख रहे हैं उसका मतलब एक बड़ा हिस्सा दूसरे रूप में है ना। हाँ फिलहाल मान लो, फिलहाल आप सही मान लो, इतना पुरानी, कभी और चर्चा करेंगे इस पर। हम उसको देख के लगाएंगे इसके थ्रू हो रहा है। अब हमें पता नहीं ग्रेविटी जो हम कह रहे हैं उससे वो कितना हो रहा है, शायद कुछ और चीजें शामिल हो जिनका हमें पता ना हो, है ना। कुछ और भी कैलकुलेशन है, लेकिन मान सकते हो, मानने पे बुरा है। अच्छा देखो, एक मित्र ने क्वेश्चन पूछा है, बस 2 मिनट की बात है, कि क्या ब्लैक होल से कुछ बाहर भी निकलता है क्या? हाँ, हमेशा होगा। एक वैज्ञानिक रहे हैं, अब उनकी तो डेथ हो गई, स्टीफन हॉकिंग साहब। स्टीफन हॉकिंग की किताब है, पतली से, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मौका मिले तो पढ़ सकते हो, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसमें उन्होंने चर्चा किया है कि जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल भी होगा। राम है तो रावण जरूर होंगे, कृष्ण है तो कंस जी भी जरूर होंगे, है ना, क्योंकि उनके बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। कृष्ण बनाने का योगदान कंस का है नहीं। आप अच्छा सोचते हो कितना शरीफ आदमी था, उसने देवकी और वासुदेव को एक ही कोठरी में रखा। अगर वो एक ही कोठरी में न रखता तो कहां से कृष्ण जी संभव होते? तो मैं तो मानता हूं कि हाँ, बड़ी बुराइयों के साथ या तो बहुत समझदार था या फिर। तो अब देखो, अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है तो दूसरा एंटी पार्टिकल है, राइट। स्टीफन हॉकिंग महोदय ने एक बात करी कि जब भी कोई पिंड इवेंट होराइजन पे पहुंचता है, मतलब जहां से इसको अब कोई बचा नहीं सकता, इवेंट होराइजन पे पहुंचता है, वहां पर पार्टिकल तो बाहर चला जाता है, लेकिन उसका एंटी पार्टिकल क्या है? अबे उसका नेचर ही अलग है, राइट। इसलिए काल्पनिक है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा। तो जो एंटी पार्टिकल है वो बाहर जाता है, जब वो बाहर जाता है तो यहाँ की कुछ ऊर्जा लेकर के जाता है, राइट। और जो यहाँ से ऊर्जा लेके जाता है उसी को स्टीफन हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग विकिरण कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है। ये यहाँ स्टीफन हॉकिंग की क्या है? थ्योरी है। उनके अनुसार हाँ, इवेंट होराइजन में एक पार्ट जाता है तो उसका एंटी पार्ट जो है, सारा सब एंटी होगा, तो जाएगा तो एंटी पार्ट क्या होगा? बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है? बाहर जाती है, उसे स्टीफन हॉकिंग या हॉकिंग रेडिएशन भी कहा जाता है ना। फिर कभी और चर्चा करेंगे इसमें, हाँ, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, कोई हमें मतलब नहीं है। ये बात समझ गए यहाँ पर? अब एक बात सोचो या ध्यान रखो, यहाँ इतना ज्यादा टेम्परेचर है, 15 लाख डिग्री, 15 लाख केल्विन यहाँ मान लो, 6000 यहाँ मान लो, और हैरानी की बात है ना, 6000 यहाँ है तो क्रोमोस्फीयर में फिर बढ़ जाता है टेम्परेचर, वो लगभग 2 लाख हो जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर में यहाँ पर प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। कैसी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। सिर्फ आवेश ही आवेश है यहाँ पर, यह गैसीय अवस्था नहीं है, यह गैसीय अवस्था नहीं है, ठोस अवस्था नहीं, कैसी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। यह बिल्कुल चार्ज, यहाँ पर आवेशित गैसें हैं, ये कह सकते हो, यह प्लाज्मा अवस्था के रूप में पाया जाता है। और जब इसके अंदर चार्ज वगैरह हैं और जब यह रोटेट करता है तो यह अपना मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ये जनरेट करता है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होकर के फैलता है, यह पूरे सोलर सिस्टम को कवर करता है। अब अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड है तो आप ध्यान रखें, इसका भी एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा और एक साउथ मैग्नेटिक पोल होगा। तो जो यह भी द्विध्रुव की तरह काम करता है। और वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि हर 11 वर्ष के अंतराल में इसका नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ हो जाता है और साउथ वाला नॉर्थ हो जाता है, अर्थात इसके मैग्नेटिक पोल क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। और जब मैग्नेटिक पोल रिवर्स होते हैं तब इसके अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, मैग्नेटिक एनर्जी जो रिलीज होती है, वह कई बार यहां पर ऐसे कवर करती है, और जो संवहन प्रक्रिया में जो हीट बाहर जाने वाली होती है उसे कई जगहों पर क्या करता है? रोक लेता है। और जहां पर वो रोक लेता है वहां का टेम्परेचर अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या है? कम हो जाता है, जहां पे रोक लेता है। तो यहां सतह का, जहां पर रोका नहीं है, वहां पर सतह का जो टेम्परेचर है, मान लो 6000 केल्विन है, तो इन स्थानों का टेम्परेचर लगभग 4500 केल्विन हो जाता है। अर्थात ये क्षेत्र अपने आसपास की तुलना में क्या है? थोड़े ठंडे हो जाते हैं। और जब थोड़े ठंडे हो जाते हैं तो वह क्षेत्र हमको कैसा दिखाई पड़ने लगता है? धब्बे के रूप में। और जो ये धब्बा होता है, यही धब्बा क्या कहलाता है? सन स्पॉट कहलाता है। यही धब्बा सन स्पॉट कहलाता है। जो ये सन स्पॉट होते हैं, ये भी मैग्नेटाइज्ड होते हैं, हमेशा ये जोड़े में आएंगे, क्योंकि इनमें एक प्लस होता है, सॉरी, एक नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा साउथ पोल होता है। इसलिए जो यहां पर आपको धब्बे दिख रहे हैं, ये सारे धब्बे हमेशा जोड़े में आएंगे। 20 से लेकर 100 या इससे ज्यादा धब्बे हो सकते हैं। और जो ये धब्बे हैं, इनके 2 भाग होते हैं। एक केंद्रीय भाग, अगर ध्यान से देखोगे, केंद्रीय भाग देखो इनका, अंदर का ये ज्यादा ब्लैक है और बाहर का थोड़ा सा कम है। जो अंदर का ब्लैक होता है इसे अम्बरा कहते हैं, और जो बाहर का थोड़ा हल्का होता है उसे पेनम्बरा कहते हैं। और इसमें इस तरह की व्यवस्था होती है कि यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और दूसरे में क्या होती हैं? प्रवेश करती हैं। इसलिए ये सारे क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। और चूंकि 11 वर्ष के अंतराल में इनके मैग्नेट चेंज होते हैं, इनके पोल चेंज होते हैं, इसलिए ये धब्बे 11.1 या 11 वर्ष के अंतराल में ही दिखाई पड़ते हैं। और इस अवधि को सोलर साइकिल या सौर चक्र कहा जाता है। और जो ये काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं को हम सौर कलंक या सौर धब्बे कहते हैं। पता चल गया? सो हाँ, बताएं कौन सी? अच्छा, अभी लिख लो, फिर देखते हैं। इसमें लिखें, चला जाएगा।
अच्छा लिखिए, सूर्य में या हाँ देखो, सूर्य में द्रव्य की प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। सूर्य में द्रव्य की प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, जिसके अंतर्गत आवेशित गैसें होती हैं। सूर्य के घूर्णन के कारण सूर्य घूर्णन भी करता है, परिक्रमा भी करता है, अपने अक्ष पे झुका भी हुआ है। सूर्य जो घूर्णन करता है उसी से निकला हुआ मटेरियल ही तो पृथ्वी को क्या दिया है, प्रारंभिक घूर्णन दिया है। क्या करना, सूर्य क्या करता है, सूर्य घूर्णन करता है। क्या हुआ, हाँ बस करता है सूर्य भी, राइट। फुट टक्कर के कारण उसको मिला हुआ है, फुट टक्कर के कारण मिला, ठीक है ना। विश्वास नहीं हो रहा क्या, टाइप कर लेते हैं, नहीं करता तो आ जाएगा। सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन अबाउट 27 डेज। अब तो मानोगे ना, हमने आपसे कहा कि अगर आपको चुपचाप खड़ा कर दिया जाए और यहां जितने लोग हैं सबसे कहा जाए कि इनसे टकराते हुए निकलो, और सब इनसे टकराते हुए रैंडम निकलेंगे, तो जब आखिरी वाला निकल जाएगा तब आप घूम रहे होगे, क्योंकि उनका जो संवेग होगा आपको मिलेगा, वो आपको अपनी जगह पर स्थिर नहीं रखेगा। तो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग में जो भी यहाँ विभिन्न पिंड बने वो आपस में क्या हुए हैं, टकराए हैं, और टकराने में इन्होंने क्या किया है, एक दूसरे को गति प्रदान कर दी है, राइट। उस वक्त कोई उसका रंग नहीं था, राइट। फिर उसके बाद व्हाइट रेड करते हुए येलो पे आया है ना। 2800 तक रेड था, फिर उसके बाद आ गया। तो याद रखना, सूर्य भी क्या है, आपने ये बात नहीं जानते हो क्या, तो फिर क्या टेंशन ले रहे हो इसमें, हमने बताया होगा पढ़ाने के दौरान भी, है ना। तो सूर्य जो है वो घूर्णन करता है, उसके अंदर चार्ज घूमते रहते हैं, उसी से उसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सूर्य के घूर्णन के कारण किसमें 60 डिग्री के आसपास, 7 पॉइंट समथिंग, राइट। सूर्य के घूर्णन के कारण आवेशित गैसें भी गति करती हैं तथा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है जो संपूर्ण सौर मंडल में व्याप्त है, जिसका अपना मंडल है, संपूर्ण सौर मंडल में व्याप्त है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति 11 वर्षों के अंतराल में सूर्य के चुंबकीय ध्रुवों का उत्क्रमण होता है, रिवर्सल, चुंबकीय ध्रुवों का उत्क्रमण होता है, तथा इस दौरान सूर्य के आंतरिक भाग में चुंबकीय अव्यवस्था की दशाएं होती हैं। जो नॉर्मल पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, चुंबकीय अव्यवस्था की दशाएं होती हैं। इस कारण संवहन क्रिया द्वारा सूर्य की सतह पर पहुंचने वाली ऊर्जा भी बाधित होती है। अतः सूर्य की सतह पर ऊर्जा भी बाधित होती है। अतः सूर्य की सतह पर कुछ ऐसे क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं जहां का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से कम हो जाता है, अतः ये क्षेत्र काले रंग के प्रतीत होते हैं, जिन्हें सौर कलंक या सौर धब्बे, सन स्पॉट्स कहा जाता है। अब यहां पे बात समझो, जो भी सन एक तरह से थर्मोन्यूक्लियर की तरह काम कर रहा है, मतलब अंदर नाभिकीय क्रिया हो रही है, संलयन क्रिया हो रही है, राइट। तो इस संलयन की क्रिया में जो हीट निकलती है वह पहले रेडिएशन और फिर उसके बाद संवहन के माध्यम से ऊपर तक पहुंचती है। संबंध रहा होगा, कन्वेक्शन, नीचे से चीज गर्म होकर के ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर गर्म होकर क्या होती है, ऊपर। जब माध्यम के पदार्थ गति करके उष्मा का स्थानांतरण करते हैं तब यह विधि संवहन विधि कहलाती है, राइट। तो पदार्थों की मूवमेंट, प्लाज्मा की मूवमेंट, जिससे हीट क्या होती है, ट्रांसफर। देखो उष्मा 3 तरीके से ट्रांसफर होती है ना, चालन, संवहन और विकिरण। चालन में स्पर्श विधि द्वारा सब लोग एक दूसरे को छूते रहते हैं, संवहन में माध्यम एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और विकिरण में किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पोर से कुछ दूरी तक विकिरण में होता है, फिर उसके बाद संवहन में, फिर सतह से पृथ्वी तक विकिरण विधि में आता है। सतह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि में आता है, विकिरण, क्योंकि रास्ते में कई जगह माध्यम नहीं है। और जब उष्मा
स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो तो भी उष्मा आ जाए तो उस विधि को क्या कहते हैं? विकिरण विधि। तो यहां पर संवहन की क्रिया होती है बीच में, उससे हीट नीचे से क्या है? ऊपर तक आती है, राइट। तो यहां पर जो सूर्य के केंद्र में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, उससे जो हीट अल्टीमेटली सतह पर पहुंचती है वह संवहन धारा या संवहन विधि द्वारा पहुंचती है। लेकिन जब 11 वर्षों में यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तब यहां पर ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जहां पर संवहन द्वारा सतह पे पहुंच रहा है, क्योंकि प्लाज्मा है, तो यहां जो डिस्टर्बेंस होता है कई जगह पर संवहन गति अवरुद्ध हो जाती है, संवहन गति प्रॉपर रूप में काम नहीं कर पाती है, और जहां नहीं काम कर पाती है वहां पर सतह तक हीट नहीं पहुंच पाती है, और वहां पर चूंकि यह थोड़ा सा कम गर्म है, अदर कलर का ज्यादा गर्म है, तो यह तुलनात्मक रूप में थोड़ा सा डार्क दिखाई पड़ता है। और इसी डार्क क्षेत्रों को, डार्क रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? सौर कलंक या सौर धब्बे। यहां जो मित्र बोला नहीं समझा, देखो क्या होगा यहां पर जब ये बनते हैं तो कई बार संख्या 2 हो सकती है, 20 हो सकती है, और अगर कई बार अव्यवस्था ज्यादा है तो यहां सैकड़ों की संख्या में सन स्पॉट बन सकते हैं। और तब सन स्पॉट की 2 स्थितियां होती हैं, सन स्पॉट मैक्सिमा और सन स्पॉट मिनिमा। दोनों कंडीशन यहां पर डेवलप होता है, जब बहुत ज्यादा होते हैं और जब बहुत कम होते हैं। सन स्पॉट मैक्सिमा का मतलब है कि यहां सतह पर यहां सतह पर मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा, जिसने कि संवहन को क्या कर रखा है? कमजोर। और कई बार यहां की मैग्नेटिक एनर्जी जब रिलीज होती है, जहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी है, वो जब रिलीज होती है तो जो सतह से गर्म गैसें हैं, जो प्लाज्मा है, वह प्लाज्मा भी क्या है? यहां तेजी से बाहर निकलती है, और जो यह प्लाज्मा तेजी से बाहर निकलती है वो कुछ इस तरह से निकलती है। यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी है, और जब मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है तो इस पूरे सरफेस से यहां से प्लाज्मा बाहर निकलती है, और प्लाज्मा कोरोना को तोड़ती हुई सौर मंडल की तरफ जाती है, और इसी जिसके अंतर्गत चार्ज पार्टिकल हैं, फोटॉन हैं, ये सब जो जा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं सोलर स्टार। सामान्य स्थिति में भी इसकी सतह से फोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, उसको हम सोलर विंड कहते हैं। लेकिन जब यहां पर धब्बे पड़ते हैं, धब्बों के दौरान जब मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है, वह मैग्नेटिक एनर्जी यहां से मटेरियल को भी क्या करती है? बाहर की ओर फेंकती है। उस मटेरियल के कहा जाए कि मटेरियल के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोलर स्टार। और ये जब चार्ज पार्टिकल सारे निकलते हैं तो ये आके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को धक्का देते हैं, और कई जगह मैग्नेटिक फील्ड इसके प्रभाव के कारण चेंज हो जाता है, उसकी व्यवस्था बदल जाती है। और जब पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सोलर स्टार्म के कारण अव्यवस्थित हो जाता है, तब वह पृथ्वी के लिए कहलाता है मैग्नेटिक स्टार। मैग्नेटिक स्टार का मतलब है सोलर स्टार्म के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था। लिखो इसमें, हाँ आइए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोने नहीं देता, मैग्नेटिक फील्ड उसके फ्लो को वहां पे क्या करता है? फिर खत्म हो जाता है। जब अंदर सब कुछ सेटिंग ठीक हो जाती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होता है, फिर ये भर जाते हैं। 11 सालों में ये होता है, 11 सालों के बाद 1 हफ्ते से 2 हफ्ते, कभी 3 हफ्ते, कितने में ये खत्म भी होता है, जनरेट भी होता है, ठीक है ना? इसमें लिखिए सौर धब्बे कहा जाता है। इसमें लिखिए पहले करके, सूर्य की सतह पर संग्रहित मतलब स्टोर टाइप की संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा जब तीव्रता से मुक्त होती है, तब वह सूर्य की सतह कणों तथा फोटॉन आदि का निष्कासन करती है। इनका प्रवाह कोरोना को बेधता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ, बेधता हुआ बाहर निकलता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन, अंग्रेजी में लिख लो, कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब कोरोना से मटेरियल निकल के जा रहा है, कोरोनल मास इजेक्शन, ब्रैकेट में CME या सौर तूफान कहा जाता है, सोलर स्टार या सौर तूफान कहा जाता है। सौर तूफान जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है, चुंबकीय क्षेत्र को अव्यवस्थित कर देता है, इसे भूचुंबकीय या चुंबकीय तूफान कहते हैं। अब ये देखना, ये कोरोनल मास इजेक्शन है। मास इजेक्शन ये वाला तभी होगा जब सनस्पॉट होंगे। जब सनस्पॉट होंगे तो सतह के नीचे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, उसके ऊपर सनस्पॉट हो जाता है क्योंकि वो उतना हीट नहीं पहुंच पा रही है। फिर यही एनर्जी जब रिलीज होती है तो बड़ी मात्रा में जो प्लाज्मा है वो क्या है? बाहर की ओर जाती है। अब यहां ये ध्यान रखने वाली है, जब सनस्पॉट जितने ज्यादा होंगे, यह क्या होगा?
उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसके नीचे मैग्नेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टोर होगी, और वहीं पे बाहर क्या होगी, रिलीज होगी। हमको कई बार लगता है जब सन स्पॉट है वो ठंडा है तो आने वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। ये नहीं होता, क्योंकि सन स्पॉट इसलिए है क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी एबनॉर्मल है, और फिर जब वो रिलीज होती है तो अपने साथ प्लाज्मा वगैरह को क्या बिल्कुल लेके जाती है, और ये क्रोमोस्फेयर और कोरोना से होते हुए आगे जाती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, ये सब अर्थ की तरफ, अर्थ का पूरे सौर मंडल की तरफ यहाँ पर पहुंचते हैं, राइट। और जब ये पहुंचते हैं यहाँ पर तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देते हैं, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है उसे यहाँ पर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म या मैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। वैसे सौर तूफान के पृथ्वी पर निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर, ये सब भी कहा जाता है। निम्नलिखित प्रभाव, पहला जो प्रभाव अगर हम देखें तो डैमेज टू स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ही क्या है मूवमेंट यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक में क्या होता है, धारा कैसे रहती है, धारा धन आवेश इधर चलेगा उधर रहेगी, ऋण आवेश के विपरीत, और यहां पर चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं तो वो धारा के पूरे सिस्टम को ही क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि उसी तरह की चीज वो है, क्रिया कर जाएंगे। तो सबसे पहले डैमेज टू स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेसक्राफ्ट को यहां पर क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसके अलावा खास तौर पे लोअर अर्थ ऑर्बिट या कहीं भी अगर कुछ सैटेलाइट लगे हैं तो वो सैटेलाइट भी अपनी जगह से क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अपनी कक्षा से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये सैटेलाइट की स्थिति को भी क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। इसके अलावा जीपीएस सिग्नल सिंकुलेशन, जो जीपीएस का जो सिग्नल होता है उसमें भी ये डिस्टर्बेंस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसके बाद रेडिएशन इफेक्ट ऑन एवियोनिक्स, जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं, जो ये विभिन्न जगह से संचार माध्यम या जो सूचनाएं एकत्र करते हैं, उस संचार माध्यम के प्रवाह में भी क्या होता है, बाधा उत्पन्न होती है। इवन तो अपने मोबाइल, रेडियो, इवन तो डीटीएच, ये सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं, इससे दुष्प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा जियो मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट इन पावर सिस्टम, जहां से हमें विद्युत की सप्लाई होती है पावर स्टेशंस, उन पावर स्टेशंस में भी जियो मैग्नेटिक कंडीशंस यहां पे बदलती हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसमें समस्या आती है। ट्रांसफार्मर वगैरह के भी फूटने के चांस क्या होते हैं, यहां पर बढ़ जाते हैं, राइट। तो यहां पर पावर स्टेशंस में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा इंटरनेट वगैरह के लिए महासागर के नीचे से केबल बिछाए जाते हैं, सबमरीन केबल्स कहलाते हैं। ये उनके कार्य करने की प्रक्रिया को भी क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और कई बार कई दिनों तक हो सकता है इंटरनेट व्यवस्था क्या हो जाए, ध्वस्त हो जाए। जहां जितना लंबा केबल बिछा होगा वहां उतनी समस्या है, जहां जितना छोटा केबल है उतनी कम, क्योंकि उसको उतना कम एरिया मिलने वाला है। तो यहां पर इंड्यूस्ड इफेक्ट इन सबमरीन केबल्स, राइट, जो यहां पर महासागर के नीचे से इंटरनेट वगैरह के जो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह यहां पर होते हैं उन सबको यहां पर नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जब यहां पर अर्थ है, अर्थ है यहां पर, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और जब यहां से ये चार्ज पार्टिकल आते हैं तो चार्ज पार्टिकल पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि देखो जब कोई एक चार्ज चल रहा है ना, वो अपने आप में एक मैग्नेट है, वो अपने आप में एक मैग्नेट है, तो अपने पोल के हिसाब से वो आकर्षित होता है और प्रतिकर्षित होता है। तो यहां पर जब ये आता है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसे डिफ्लेक्ट कर देता है, अपने मार्ग से हटा देता है। उनमें से कुछ जो होते हैं वो चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर पहुंच जाते हैं, और चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर खास तौर पे आयन मंडल में, हम वायुमंडल पढ़ेंगे तो एक जगह आएगी आयन मंडल, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर आयन मंडल में ये गैसों को टकराकर गैसों को और आयनित करते हैं, और इस प्रक्रिया में यहां चमक पैदा होती है। तो चुंबकीय ध्रुवों पर जो चमक पैदा होती है उसी को अरोरा कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस। इस समय चूंकि ज्यादा आते हैं इसलिए यहां अरोरा की घटना में तीव्रता बढ़ जाती है, अरोरा ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। तो इन्हीं चीजों को यहां पे क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, राइट। इसमें लिख लो, हाँ, इन्हीं की वजह से, ठीक है ना। देखो नंबर एक अंतरिक्ष यानों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में, अंतरिक्ष यानों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में अवांछनीय प्रभाव, संरचना में अवांछनीय प्रभाव तथा कृत्रिम उपग्रहों का अपनी मूल कक्षा से विस्थापित हो जाना, नेक्स्ट, जीपीएस संकेतों, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम होता है, जीपीएस संकेतों में हस्तक्षेप, जिससे नौ परिवहन प्रणाली दुष्प्रभावित होती है, जैसे कार में जाते देखते ना, कौन कहां पर कहां जाना है, कैसे जाना है, वो जीपीएस सिस्टम पूरा। फिर नेक्स्ट, वायुयानों के रेडियो तंत्र का दुष्प्रभावित होना, नेक्स्ट, पावर ग्रिड्स को नुकसान पहुंचना, पावर ग्रिड जहां से विद्युत की सप्लाई होती है, पावर ग्रिड्स को नुकसान पहुंचना, नेक्स्ट, रेडियो और अन्य संचार प्रणालियों का बाधित होना, नेक्स्ट, इंटरनेट के लिए बिछाए गए अंतः समुद्री केबलों को नुकसान, ब्रैकेट में केबल्स लिखना, केबलों को नुकसान,
उसमें चार्ज ही फ्लो करता है, केबलों को नुकसान। नेक्स्ट, ध्रुवीय क्षेत्रों में अरोरा की परिघटना, ध्रुवीय क्षेत्रों में अरोरा की परिघटना का तीव्र होना तथा इनका प्रसार पृथ्वी के अन्य भागों में भी हो सकता है। तो ये हमारे पास सोलर स्टार। अब एक दो काम और कर सकते हो और ज्यादा इसमें आपको पढ़ना हो, और लेकिन फिर भी सोलर स्टार नासा, तो यहां पर आप देख सकते हो सोलर स्टार एंड स्पेस वेदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा और तकनीकी रूप में आप यहां पे बेटर समझ सकते हो। व्हाट इज सोलर एक्टिविटी, व्हाट इज सोलर फ्लेयर, सोलर प्रोमिनेंस, कोरोनल मास इजेक्शन, राइट, थोड़े बहुत अंतराल होते हैं। तो ये वाला हिस्सा आप यहां पर सोलर स्टार एंड, इससे ज्यादा आपसे